हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम। भाई सारे आने जल्दी से आजिए क्लास में। मेरे एंटरप्रेन्योर, क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? जल्दी से एक बात थम्स अप कर दीजिए। गुड इवनिंग, लव यू ऑल मेरे एंटरप्रेन्योर्स। सारे बच्चे जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? नमस्ते नमस्ते नमस्ते, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम। भाई सारे आने जल्दी से आजिए क्लास में। हाँ आइए भैया, हमारी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन हम आपकी क्लास कैंसिल नहीं करना चाहते थे, ठीक है। हाँ, कुछ दिन से तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब चल रही है, सीजन चेंज हो चुका है, गला खराब हो चुका है। लेकिन हाँ, बॉटल हटा देते हैं भाई साहब। हाँ, ये फोकस खराब नहीं होना चाहिए हमारे एंटरप्रेन्योर्स का। यस, तो थोड़ा सा अभी तबीयत ठीक नहीं है, मेडिसिन पर है हम, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग आराम आराम से पढ़ने के लिए हमारे को मतलब सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे। कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपको कि सर आज आप बहुत सीरियस है। सीरियस इसलिए है क्योंकि तबीयत खराब है, वरना तुम्हें भी पता है कंट्रोल तो हमसे भी नहीं होती बकैती। हाँ यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। भाई एक बार वॉइस का देख लेना, वॉइस बच्चे लिख रहे हैं ना, वॉइस क्रैक हो रही है। सारे बच्चे एक बार वॉइस का बता दीजिए कि आप सभी लोगों को वॉइस सही से सुनाई दे रही है। हाँ, निखिल सर आज आ रहे हैं क्या? सारे बच्चे, क्या आज निखिल सर का, हाँ निखिल सर भी क्लास लेने वाले हैं अब, है ना? हाँ ये सुनो, निखिल सर की क्लास स्टार्ट हो गई है या फिर अब होने वाली? हाँ बताओ बताओ। हाँ भाई देखो, ग्रीन टी तो पी रहे हैं, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ग्रीन टी से गला ठीक नहीं होता ना, वो तो टाइम लेगा। यस, ओ वापस आ चुका है वो इंसान। हाँ बहुत सही। तो क्या कर रहे हैं वो, इधर उधर बकैती स्टार्ट करे होंगे वो कुछ है। हाँ फिर से स्टार्ट हो गया वो इंसान, रोस्टेड रोस्टेड। हाँ, उनको एक बात बोल देना कि भैया देखिए देखिए देखिए, जो ये सब आप कर रहे हैं इसको करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मनाही नहीं है। पीडब्ल्यू में बिल्कुल खुल के पढ़ाई कराई जाती है, लेकिन ये मत आखिरी में रोना कि हमारे इतने डिले हो गए, हाँ बच्चे पढ़ाने नहीं दिए, हमें इतने लेक्चर और एक्स्ट्रा चाहिए, हमारे टॉपिक बड़े खतरनाक हैं। ये सब रोना धोना बाद में चलेगा नहीं, ठीक है। हाँ करने दीजिए करने दीजिए, अभी बहुत दिनों बाद आए हैं तो ये थोड़ा सा डब्बा उनका खाली होएगा, ठीक है। यस, अभी रहेगा कुछ दिन तक, ठीक है। काफी दिन से भड़ास नहीं निकाल पाए हैं, ठीक है। हाँ अभी टॉपिक इनका स्टार्ट होगा तो बस अपने आप ही थोड़े से ठंडे पड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ 4 घंटे की क्लास, कब की बात है भाई? है 4 घंटा उन्होंने पढ़ाया, तब तो पूरी केमिस्ट्री खत्म हो गई होगी उनकी। है ही कितनी है, 4 आवर्स। तब तो आई थिंक अमित महाजन सर का आने का समय आ गया होगा, उनका तो खत्म हो गया होगा सब। अच्छा सैटरडे को वो पकड़ लिए तुम्हें, अच्छा। उनको देखो बकैती करने के लिए पूरा टाइम चाहिए, लेकिन यस क्लास भी एक्सटेंड कर करके पढ़ा रहा है, अच्छी बात है। यस आइए आइए आइए, 4 आवर्स, अच्छा 4 आवर 30 मिनट्स पढ़ाया गया, 42 मिनट्स। कई बच्चे अलग अलग टाइम पर पढ़ रहे हैं, कोई 25 मिनट भी पढ़ा है, चलिए अच्छी बात है। उसके बाद आई थिंक हफ्ते भर की केमिस्ट्री आप लोगों की हो जाती है, इसके बाद मन में नहीं होता होगा क्या और आइए और पढ़े केमिस्ट्री, है। हाँ चलिए कोई नहीं भैया, उनका सब्जेक्ट वही जाने, ठीक है। खुद भी परेशान, बच्चे भी परेशान उस सब्जेक्ट से। हाँ चलिए 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 स्टार्ट किया जाए। आज हमारा थोड़ा सा तबियत खराब है, गला आप लोगों को पता लग ही रहा होगा, फट गया है, ठीक है। हाँ हम एक्चुअली में रियाज कर रहे थे आप लोगों के लिए गाने का, लेकिन गाने में हम जैसे हाई पिच पकड़े गला खराब हो गया हमारा, फिर हम कहे कि ओहो बच्चों का नुकसान हो गया। अब जब गला दोबारा ठीक होएगा, हाँ तभी हम उसको पढ़ा। ये क्या है, ये 652 क्या है? 652 क्वेश्चन कराए हैं 652 होमवर्क क्वेश्चंस दिए। बच्चे 2 नहीं करेंगे, 652 की बात हो रही है, वापस उन्हीं को रिकॉर्ड करके देना पड़ेगा। 652 क्वेश्चंस दिए उन्होंने, क्या बात कर रहे हो हैं? सही में
तुमसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो हैं? अरे यार ये इंसान तुम लोगों को बहुत अच्छा मानने लग गया है क्या? ब्रेक हो गया ज्यादा। बेटा अपना रंग दिखा देना एक बार, ठीक है? 652 के 652 सारे उनसे सॉल्व कराना, अगली बार 2 नहीं देंगे तुम्हें। हाँ ठीक है। 652 क्वेश्चन कराए एटॉमिक स्ट्रक्चर में उन्होंने, मोल में कराए, अभी तक कराए हैं। अच्छा 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 अच्छा। हाँ कई ऐसे वाले सवाल तो नहीं, एटॉमिक की स्पेलिंग बताओ, ATOMIC। देखो क्वेश्चन नंबर 1 डन। हाँ स्ट्रक्चर की स्पेलिंग STRUCTURE, क्वेश्चन नंबर 2 डन। ऐसे तो नहीं थे, जेई में तो इतना पूछा भी नहीं जाता वो चैप्टर, कहां से आगे थे सवाल उसमें? अभी तक कराए हैं। अच्छा अच्छा फिर ठीक है, अच्छी बात है भाई, केमिस्ट्री में प्रैक्टिस आप लोगों को चाहिए, ठीक है? हाँ 652 तो पूरी धरती पर उसमें क्वेश्चन ना बन पाए, इतना छोटा सा चैप्टर है वो, है? हाँ चलिए 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 चलिए। हाँ हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक दो, मल्टीपल चॉइस बना दिया उसको। हाँ बच्चों जेई मींस मेरा क्लियर हो रहा है, अबे कुछ नहीं हो रहा अभी। हाँ मजा आ रहा बस। यस आइए आइए चलिए जरा यहां पर, वहां पे 652 क्वेश्चन करें, यहां पे एक ही करके दिखा दीजिए। चलिए अगला सवाल हमारे मित्रों जल्दी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आइए आइए आइए, चलो 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 चलो, ठीक है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया, सारे बच्चे अब सीरियस रहेंगे। देखो भाई गला खराब है, ठीक है, बुखार में हो रखा है, लेकिन हम क्लास वो नहीं कर रहे क्योंकि हमें डिले नहीं करना है। सारे बच्चे, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर, मैं थोड़ा सा धीरे बोलता हूं नहीं तो पता लगे आधी क्लास में गला बैठ जाए पूरा, ठीक है? हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सीरियस, वेरी गुड। A particle of mass m is moving in a circular path of constant radius such that its centripetal acceleration is varying। सारे बच्चे जरा देखना कि एक पार्टिकल है जो सर्कुलर ट्रैक पर हमारे पास जा रहा है, ठीक है? और इन्होंने क्या बोला है कि जो इसकी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है AC, वो है हमारे पास k² RT का स्क्वायर। देखने में थोड़ा गंदा सा लगेगा, एडवांस में आया क्वेश्चन है, वेयर k इज अ कांस्टेंट, पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज गिवन एज। अब देखो कई बच्चे कहेंगे सर आपने तो पावर पढ़ा है नहीं। बेटा लॉज ऑफ मोशन में मैंने आपको पावर का फॉर्मूला बताया था, वो होता है हमारे पास फोर्स डॉट वेलोसिटी, यही आप लोगों का पावर का फॉर्मूला होता है ना? सारे बच्चे सबसे पहले मेरे को यहां पे बेटा आज सीरियस रहना, 1-2 दिन का टाइम दो, थोड़ी सी बॉडी रिकवर करेगी, फिर हम लोग आराम से हाँ हंसते गाते पढ़ेंगे। सारे बच्चे बस मेरे को ये बताना कि जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन दे रखी है, इसको देख के आप मेरे को बता सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म है? वेरी गुड यार, लव यू बेटा, वेरी गुड। ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? कई सारे बच्चे बता रहे हैं सर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब कई बच्चे कहेंगे सर आपको कैसे पता लगा या इनको कैसे पता लगा? भाई देखो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r, है ना? अब अगर आप नोटिस करें रेडियस तो कभी चेंज नहीं करेगा, लव यू बेटा, रेडियस तो कभी चेंज नहीं करेगा। अगर आप यहां से देखें कि टाइम अगर हमारे पास चेंज कर रहा है, इसी को कहते हैं क्वेश्चन रीड करना, टाइम चेंज कर रहा है तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन चेंज हुई है। हाँ सर, अगर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन चेंज हो रही है दैट मींस हमारे पास अगर ये चेंज हो रहा है तो v भी चेंज हो रहा होगा, और अगर ये चेंज हुआ बेटा तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। वेरी गुड। अब सर इस सवाल में बेटा जिन बच्चों ने इतना भी ढूंढ लिया वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है? आप इसमें ये मत सोचना कि सर आंसर तक नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे आ जाओगे। देखो इन्होंने कहा है कि जो इसकी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है दैट इज आई थिंक k² RT², है ना? k² RT²। अब उन्होंने हमसे पूछा क्या है जरा देखना, पावर पूछा है। तो सबसे पहले सर फ्लो कैसे बनाए, आपको कैसे पता कि ये करना है? मैंने कहा कि यार ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तुमने कहा हाँ, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक तो सेंट्रिपिटल फोर्स होएगा और एक टेंजेंशियल फोर्स होएगा। तुमने कहा हाँ, इस पार्टिकल की जो भी वेलोसिटी है वो इधर होगी। सारे बच्चे मेरे को बताना पावर किस फोर्स की वजह से पावर होगा? पावर होता है हमारे पास फोर्स डॉट वेलोसिटी। कौन सा फोर्स पावर जनरेट करेगा? टेंजेंशियल फोर्स पावर जनरेट करेगा या सेंट्रिपिटल फोर्स पावर जनरेट करेगा? सारे बच्चे मेरे को ये बताएं। कुछ बच्चों ने कहा इंटीग्रेशन देखते की जरूरत है या नहीं है। मुझे ये बताइए कि पावर होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी या फिर एफ वी कॉस थीटा।
देखो क्वेश्चन में मैं लिंक कैसे बना रहा हूं कि हमसे पावर पूछा है तो एफ वी कॉस थीटा है। सर सोच के बताना कि कौन। वेरी गुड यार। सर आपको कैसे पता कि दो है? अरे भाई नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, समय के साथ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेरी करेगी। हाँ सर, सेंट्रीपिटल में v स्क्वायर बाय आर होता है, दैट मींस v वेरी कर रहा है। यस, तो नॉन यूनिफॉर्म हुआ। इसमें एक ft है एक fc है, याद रखना। फॉर fc सेंट्रीपिटल फोर्स पावर की अगर आप बात करें बेटा तो fc इंटू वी इंटू कॉस 90 ये तो हमेशा ही जीरो रहेगा। और फॉर ft की अगर बात करूं बेटा तो पावर हमारे पास क्या आएगा, एम एफ टी इंटू वी कॉस 0 है ना। तो एम ए टी इंटू वी हमें करना है। बस यही आपसे सवाल पूछा गया है एडवांस में। जिस बच्चे ने यहां तक सोच लिया कि भाई मेरे को एक्सेलरेशन टेंजेंशियल और ये निकाल दिया तो काम बन जाएगा। अब गिवन क्या है, एसी। याद करिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के दो ही फॉर्मूले थे, डी बाई डी टी ऑफ मॉड वी और आर अल्फा। तो मैंने कहा इसको वी स्क्वायर बाय आर रख लेते हैं। अब कुछ बच्चे इससे कहेंगे कि सर ऐसा क्यों? मैंने कहा रास्ता बन रहा है बेटा, v इज इक्वल टू अंडर रूट में के आर टी, हमारे पास ये स्क्वायर आ जाएगा ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर, और अगर आप देखें तो ये आ जाएगा के आर टी। अगर मेरे को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए तो मैं डी बाई डी टी ऑफ मॉड वी कर देता हूं। कितना आएगा बेटा, के इंटू आर ये बनेगा। टेंजेंशियल फोर्स कितना आएगा बेटा, एम ए टी, तो दैट इज एम के आर हमारे पास बनेगा। हो तो गया सवाल। पावर की अगर आप बात करें तो एम ए टी इंटू वी करना था, तो ये हो गया एम ए टी है एम के आर, और v की वैल्यू यहां से उठा करके और डाल दो के आर टी, ये आएगा बेटा एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी, ये आई आपकी पावर। एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी, एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी, सी ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। ये अब आपके एडवांस में आया हुआ सवाल है। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से एडवांस में आपका सवाल आया है, और वेरी गुड। जितने भी बच्चे इस चीज को सोच पाए हैं ध्यान से दोबारा से एक बार अपने दिमाग में इस चीज को क्लियर करिए, ठीक है। मेरा थोड़ा सा गला खराब है बेटा तो आवाज अजीब सी आ रही होगी, लेकिन डोंट वरी, ठीक है। ये माइक का इशू नहीं है, गला का इशू है, ठीक है। तो उसको वो लेके चलना कि चलो ये तो होना ही है, ठीक है। अब अगर ये हमारे पास सर्कुलर मोशन था, सबसे पहली बात सर आपने ये कैसे सोचा, ठीक है भाई। देखो क्वेश्चन में पूछा है पावर, हम लोगों ने कंस्ट्रेंट रिलेशन में पावर पढ़ा था, दैट इज फोर्स डॉट वेलोसिटी। जो ये सर्कुलर मोशन है, अब सर्कुलर मोशन दो प्रकार के हो सकते थे, यूसीएम या एनयूसीएम। मैं अलग अलग क्यों सोच रहा हूं, यूसीएम में एक सेंट्रीपिटल ही होता है और एनयूसीएम में सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल दोनों होते हैं, राइट। अब जरा यहां पर ध्यान सुनना, जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन समय के साथ वेरी कर रही है, दैट मींस सेंट्रीपिटल तो वी स्क्वायर बाय आर है, दैट मींस वी भी समय के साथ वेरी कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मैंने कहा जो भी ये सर्कुलर मोशन है दैट इज एनयूसीएम, इसमें टेंजेंशियल फोर्स होगा, एक सेंट्रीपिटल होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी पावर नहीं देगा क्योंकि cos 90 हो जाएगा, हमेशा टेंजेंशियल फोर्स ही पावर देगा। तो मुझे किसी तरीके से टेंजेंशियल फोर्स निकालना था, विच इज एम ए टी। एटी निकालने के लिए डी बाई डी टी ऑफ वी कर सकते हैं, तो मैंने यहां पे v निकाला, इसका डिफरेंशिएशन करा और अपना आंसर आराम से यहां पे रिपोर्ट कर दिया। क्लियर, यस और नो सारे बच्चे? क्लियर। अगला सवाल ये आपके जेई मेंस में दे रखा है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज जेई मेंस पीवाईक्यू। देखते हैं कितने बच्चे इसको सोच पाए। स्टार्ट करें सारे बच्चे, सारे बच्चे क्या इसको स्टार्ट करें, हाँ या ना? सर डायमेंशन एनालिसिस से कर सकते हैं, कर सकते हो, लेकिन बेटा एडवांस के क्वेश्चन में ट्रिक लगाने की जरूरत मत करो, ठीक है। क्योंकि एडवांस के क्वेश्चन आपके लर्निंग बेस्ड सवाल होते हैं। आप फ्यूचर में जब आप एडवांस का पेपर देंगे, हो सकता है आपके एक आध सवाल किसी लप्पेबाजी से आप निकाल लें, लेकिन उससे सिलेक्शन नहीं होगा। एडवांस में सिलेक्शन तभी होगा, या इवन एनआईटीज में आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे। बेटा आप पूरे पेपर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में ये लप्पेबाजी ट्रिक करके एलिमिनेशन करके 2-3 सवाल की हवाबाजी कर सकते हो, सिलेक्शन नहीं मिलेगा। सिलेक्शन के लिए कलम घिसनी पड़ती है बेटा, ठीक है। तो अभी से उसी चीज की बात करेंगे। सारे बच्चे, टू पार्टिकल ए एंड बी आर मूविंग ऑन टू कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस r1 एंड r2 विद इक्वल एंगुलर स्पीड ओमेगा। मतलब एंगुलर स्पीड सेम है तो मतलब इक्वल एंगल इन इक्वल टाइम, ठीक है।
एट टी इक्वल टू 0 द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन आर शोन इन द फिगर। बेटा देखो हमारे पास टी इक्वल टू 0 पर ए यहां है, बी यहां है, ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, बी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो इतने पर हमें बताना है फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी va माइनस vb एट टी इक्वल टू 2 ओमेगा इज गिवन एज। इतने समय पर, ये हमारे पास एक समय है, इतने समय पर आपको बताना है इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। सारे बच्चे किन किन को ये सवाल समझ में आगे दिल बना दीजिए, जिनको ये सवाल नहीं समझ आया एक बार थम्स डाउन कर दीजिए। अब देखो कि ऐसे सवाल को आपको एग्जाम में कैसे डील करना है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मेरे से सवाल नहीं होते, सारी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं, वो घुमा फिरा के आपसे ऐसे पूछ रहे हैं कि आपकी कलम चलनी चाहिए। जिनको ये सवाल समझ नहीं आया एक बार थम्स डाउन कर दीजिए, हाँ, और जिनको सवाल समझ आ गया एक बार दिल बना दीजिए, ठीक है। वेरी गुड, मेजॉरिटी बच्चों को सवाल समझ आ रहा है, वेरी गुड, ये हुई ना बात। चलिए अच्छा, कई सारे बच्चों को सवाल समझ नहीं आया। अच्छा एक बात बताओ, मैं आप ही लोगों से पूछता हूं, दो पार्टिकल्स हैं हमारे पास, ठीक है, हमारे लिए दो पार्टिकल्स हैं इस तरीके से। एक पार्टिकल हमारे लिए यहां पर था ए, ये इधर जा रहा है, और एक पार्टिकल है हमारे पास बी। मैं आप ही लोगों से पूछूंगा, क्योंकि अच्छे सवाल अगर मैं ही कर दूंगा तो आपको कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डेवलप नहीं होगा। आपको रहेगा यार ये तो सर ने बता दी थी, हमने क्या किया। तो जरा आप सभी लोग सोच के बताना। टू पार्टिकल, दोनों का रेडियस r1 एंड r2 है, दोनों सेम ओमेगा से जा रहे हैं, ठीक है। दोनों हमारे पास, दोनों का, इसका ओमेगा इस डायरेक्शन में, ये इधर जा रहा है, ये हमारे पास इधर जा रहा है। इन टाइम हमारे पास t इज इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा हमारे पास, π/2 ओमेगा। सारे बच्चे मेरे को बताइए कि कितना एंगल घूम चुके होंगे या कहां पर होंगे। सारे बच्चे जल्दी से एक बार देखें कि इनका दोनों का ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, ये एक्सेलरेटेड नहीं है। सारे बच्चे जरा देखें कि ये दोनों पार्टिकल होंगे कहां पर। चलो भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वेरी गुड, ओमेगा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें अल्फा नहीं है हमारे पास। सारे बच्चे जरा देखें ये कितना घूमेंगे, वेरी गुड, इतना तो कर ही सकते थे सर। थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर, ये होता है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है सर, ये गया तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा, टाइम की वैल्यू दे रखी है π/2 ओमेगा। जरा देखना ये कितना एंगल घूम गए, π/2 रेडियंस हमारे पास घूम गए। इतना तो करा होता। अब आप समझिए कि हमारे पास यहां पर ये ए वाला पार्टिकल 90 डिग्री घूम के कहां आ जाएगा, यहां ऐसे जा रहा होगा, ये ए वाला पार्टिकल ऐसे चला होगा, और हमारे पास जो बी वाला पार्टिकल है बेटा वो भी 90 डिग्री ही चला है, वो 90 डिग्री घूम करके यहां कहीं आ गया होगा। इसकी वेलोसिटी ये होगी। यस, ए वाला यहां घूम के आ गया, ये वाला यहां पर आ गया। इसकी वेलोसिटी क्या मैं लिख सकता हूं, रेडियस इसका कितना था, r2 था। सारे बच्चे, वेलोसिटी ऑफ बी इज r2 ओमेगा, और वेलोसिटी ऑफ ए अगर आप देखें बेटा, वेलोसिटी ऑफ ए इज r1 ओमेगा, v इक्वल टू r ओमेगा होता है ना। अब हो तो गया सवाल यार, इन्होंने क्या पूछा है, va माइनस vb पूछा है, तो हो तो गया सवाल। va माइनस vb वेक्टर अगर आप देखें तो va वेक्टर क्या है, माइनस r1 ओमेगा आई कैप, ये आया, माइनस ऑफ vb वेक्टर माइनस r2 ओमेगा आई कैप आया, खत्म। अब यहां पर इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, माइनस r1 ओमेगा प्लस r2 ओमेगा हमारे पास पूरा का पूरा आई कैप में आएगा। तो ये कितना आ रहा है बेटा, r2 माइनस r1 इंटू ओमेगा आई कैप, ये हमारे पास आंसर आ गया। r2 माइनस r1 हमारे पास ओमेगा आई कैप, डी ऑप्शन यहां पर आंसर आ गया। अब ये आपका जेईई मेंस का सवाल है। अब देखो मैं इसको कठिन कैटेगरी नहीं बोलूंगा, देखो फैल गया यहां पर, मैं इसको यहां पर कठिन कैटेगरी नहीं बोलूंगा, बस ये है कि दो कंसेप्ट्स का मर्ज है हमारे लिए। अगर आप नोटिस करें बेटा, कुछ बच्चों ने क्या करा, इन दोनों को जोड़ दिया है, ये वाले ऑप्शन पर बैठे हैं। आपको आखिरी तक कलम चलानी है, va माइनस vb निकालना है। तो va वेक्टर अगर आप देखें तो यहां पर va वेक्टर आपका क्या है, माइनस r1 ओमेगा आई कैप है, vb वेक्टर आपका क्या है, माइनस r2 ओमेगा आई कैप है। सीधी सी बात, उठा करके रखना था, सॉल्व करना था। कई बच्चों ने यहां पर भी गलती कर दी है।
सर बैकलॉग को कैसे करें, बहुत बैकलॉग हो गया बेटा। 2.0 में जाइए, वहां पर आप साइड टीचर के साथ साथ तब भी कर ले जाएंगे 2.0। ठीक है, क्लियर। आप क्वेश्चन में देखिए कि जो चीज पूछी गई है वो हम लोग क्लास से कैसे उस चीज को कैलकुलेट आउट करेंगे। अगला सवाल बेटा हमारे पास ये आप लोगों की स्क्रीन पर है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बल्कि लगेगा, देखने में इरिटेटिंग लगेगा, लेकिन कलम चलाइए, क्लास में सारी इंफॉर्मेशन ऐसी दी गई है। 4 person ABCD are all moving on the same circular track with same constant speed in anti-clockwise direction। मतलब ये वाला व्यक्ति की वेलोसिटी अगर आप निकालेंगे इधर है, इसकी वेलोसिटी इधर है, इसकी वेलोसिटी इधर है, इसकी वेलोसिटी इधर है, ये सारे के सारे ऐसे हैं। ठीक है, at any instant they are located at the position shown in the figure, find velocity of BCD as observed by the A। अब जेई मेंस में रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आ चुका है, वैसे ही है BCD की बतानी है as observed by A। सारे बच्चे will have the respective direction, अब उनकी डायरेक्शंस बतानी है। वेलोसिटी ऑफ B क्या होगी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ B क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ C क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ D विद रिस्पेक्ट टू A। अब सारे बच्चे मुझे बताइए, किसी को भी ऑब्जर्वर किसी को भी अगर ऑब्जर्वर बनाना है, ठीक है, नो डाउट ये सर्कुलर मोशन का सवाल है, लेकिन इन्होंने ऑब्जर्वर ए को बनाना है। तो याद करिए, मैंने आपको रिलेटिव वेलोसिटी में बताया था, इसकी वेलोसिटी का नेगेटिव, इसकी वेलोसिटी का नेगेटिव सबको दे दो, सबको दे दो, तभी वो ऑब्जर्वर बन जाएगा, तभी वो ऑब्जर्वर बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, जरा यहां पर देखना, मैं इन सबकी वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, इसकी यहां है, इसकी यहां है और इसकी यहां है वेलोसिटी। ठीक है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी कहां थी बेटा, यहां थी। तो मैंने क्या करा, इसी का नेगेटिव इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया और इसको भी दिया। मैंने इसी की वेलोसिटी का नेगेटिव सबको दे दो, हो तो गया सवाल। ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ए तो रेस्ट पर आ जाएगा, ये हमारे पास रेस्ट पर आ गया। अब ये क्या क्या देखेगा, जरा ध्यान समझना, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर आप करोगे तो कहीं ना कहीं यहां मिलेगा, v√2 आएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट करोगे तो यहां मिलेगा 2v आएगा, और इन दोनों का जब आप रिजल्टेंट करोगे तो यहां कहीं आपको मिलेगा, तो ये आपको ऐसे मिलेगा √2v। तो अब जरा डायरेक्शंस देख लेना, हमें किस किस की चाहिए थी, बी सी डी के ऑर्डर में। तो बी ऐसे होना चाहिए, तो ये दोनों है, ये दोनों गए। ठीक है, सी में इस टाइप से होना चाहिए, डी का ऐसे होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन दैट इज योर आंसर। बोलो भाई, हाँ सर ये मेंस में आया था, यस ये मेंस का आपका सवाल है, सेकंड ऑप्शन आपका यहां पर आंसर है। वेरी गुड। अब ये 2 बार जेईई मेंस में सर्कुलर मोशन का एक ये वाला सवाल और एक सर्कुलर मोशन का आपका ये वाला सवाल दोनों ही आ चुके हैं। अब 2 कंसेप्ट्स को मर्ज करके आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें कंसेप्ट क्या यूज हुआ, जिसको भी आप ऑब्जर्वर बना रहे हैं उसकी वेलोसिटी का नेगेटिव सबको दे दो। इसकी वेलोसिटी का नेगेटिव इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया। याद रखिए ये v है, ये v है। जब भी 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं सेम मैग्नीट्यूड के तो v√2 हो जाएगा। तो मैंने यहीं पर बेटा v√2 बनाया, इसका 2v हो जाएगा, और v और v 90 डिग्री पर होंगे, v√2 आपका ये आया। तो बस वहां से ऑप्शन ढूंढा, आंसर आ गया, खत्म। क्लियर, वेरी गुड। अगला सवाल हमारे पास, पहले इस पर आते हैं। सारे बच्चे अगला सवाल जरा इसकी बात करते हैं। चलिए भाई, अब ये वाला सवाल आपका अच्छा सवाल है। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट किया जाए। सर अगर ट्राई करता तो हो जाता, बट डर गया। बेटा प्रैक्टिस टाइम पे क्या डरना भाई, एग्जाम में भले डर लगे कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस टाइम पे मत डर, यहां पे कोई नेगेटिव नहीं हो रहा। ठीक है, अब ये सवाल देखने के बाद ना, मैं लिटरली बता रहा हूं, कई बच्चे इसको सवाल को स्टार्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि ये देखने में ही बहुत गंदा लग रहा है। हाँ, लेकिन अगर आप पेशेंटली करेंगे ना, और क्लास के छोटे, देखो एडवांस के सवाल ना आपकी क्लास के बहुत माइन्यूट लॉजिक्स को पकड़ता है कि आपने क्या माइन्यूटली चीजों को पकड़ी है। सवाल सुनना, अ पार्टिकल इज डिस्क्राइबिंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स को देख लेते हैं, यूसीएम है और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, तो ये ऐसे घूम रहा है, सच दैट इट्स टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन इज टी। तो इसका जो टाइम पीरियड है,
अगर आप देखें तो इन्होंने दे दिया है कि टाइम पीरियड इज टी, एट टी इक्वल टू 0 द पार्टिकल इज ऑब्जर्व टू बी एट ए, यहां पर है। इफ थीटा वन बी द एंगल बिटवीन, ओहो, एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू टी बाय 4 एंड एवरेज वेलोसिटी इन द टाइम इंटरवल 0 से टी बाय 4। अब मैं आप लोगों से छोटी छोटी चीजें पूछूंगा, ठीक है। पहले तो सारे बच्चे इस चीज को देखिए कि जो हमारे पास ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, मैं आप ही लोगों से पूछूंगा, बेटा मेरे को खुद आंसर नहीं निकालने, मेरे को है कि आप लोग आंसर निकालें। मुझे ये बताइए कि ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चल रहा है, यूसीएम, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। इसका टोटल टाइम क्या है? टोटल टाइम दैट इज टी, ये दे रखा है। तो टी बाय 4 पर यहां होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, टी बाय 2 पर यहां होगा, 3 टी बाय 4 पर यहां होगा और टी पर वापस यहां आ जाएगा। सारे बच्चे सबसे पहला थीटा वन को समझिए। थीटा वन क्या है? इफ थीटा वन बी द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू टी बाय 4, सारे बच्चे मेरे को बताना आप, थीटा वन है एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एट टी बाय 4, ठीक है, एक्सेलरेशन एट टी बाय 4 एंड हमारे पास एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू टी बाय 4, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू टी बाय 4। मैं नहीं करूंगा, नहीं तो फिर बच्चे बोलते हैं कि सर आप करते हो ना तो आसान हो जाता है। अब मुझे बताइए, यहां पर जब पार्टिकल है तो इसकी एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? चलिए सोच के बताइए, बताइए बताइए बताइए। मैं कुछ करूंगा ही नहीं, क्योंकि बस आप लोगों ने क्वेश्चन, कई बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, गलत पढ़ा, जो भी है। थीटा वन हमारे पास आंसर में देखो, हमें थीटा वन थीटा टू ही रिपोर्ट करने हैं। थीटा वन क्या है? एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एट टी बाय 4। मुझे ये बताओ टी बाय 4 पे एक्सेलरेशन कहां होगी? टुवर्ड सेंटर, ये रही सर एक्सेलरेशन, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसकी सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही नेट एक्सेलरेशन होगी, टुवर्ड सेंटर हो गया। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकालूं? मुझे अब ये बताइए, क्योंकि दो चीजों के बीच का एंगल, एक तो वेक्टर ये हो गया, एवरेज वेलोसिटी का 0 से टी बाय 4, मतलब यहां से लेके यहां तक एवरेज वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है, काइनेमेटिक्स में सिखाई गई थी, आज उसका यूज होएगा। बताइए भाई, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे? वेरी गुड, याद करिए, मैंने कहा था कभी भी एवरेज वर्ड आए, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, हमेशा बेसिक फॉर्मूले से ही सोचना है। और याद करिए, काइनेमेटिक्स में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना सिखाया गया था। इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, डिस्प्लेसमेंट विल बी दिस, ये है इसकी डिस्प्लेसमेंट। यस, टोटल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये है आपकी डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। खत्म। इनके बीच का अगर मेरे को एंगल बताना है, याद करिए, एंगल बिटवीन द वेक्टर इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस। मुझे ये वाला एंगल इनके बीच का रिपोर्ट करना है, ये है थीटा वन। यस, हो तो गया सवाल यार, हो तो गया। ये चीज तो आई थिंक तुम भी कर सकते थे। एक राइट एंगल ट्राइंगल है और आइसोसेलेस है, ये वाला आर, ये वाला आर, ये 45 डिग्री हुआ। अगर आप ध्यान से देखें तो थीटा वन की वैल्यू 180 माइनस 45 दैट इज 135 डिग्री, आपका थीटा वन हो गया। पहला पार्ट खत्म। बोलो भाई, अगर आप तमीज से सवाल को सॉल्व करोगे, ये आपका पेशेंस डिटेक्ट कर रहा है। अगर आप में पेशेंस है तो आप इस सवाल को हिला लोगे, अदरवाइज बैठे रहोगे। खत्म। डिस्प्लेसमेंट आपका, कुछ बच्चों ने बोला 2r sin थीटा बाई 2 r√2 ही आएगा, बिल्कुल। पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते थे और 2r sin थीटा बाई 2 से भी निकाल सकते, दोनों से सेम आएगा। हमें ये एंगल चाहिए था। सर आपने ये वाला एंगल क्यों मार्क करा? भाई देखो, एवरेज वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वही होगी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट की होगी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ये है तो एवरेज वेलोसिटी की भी इधर होगी। तो ये एंगल बिटवीन द वेक्टर इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये है थीटा वन। क्लियर? सारे बच्चे जरा बताइए। अब इसमें समझने की क्या बात है? सारी चीजें बता रखी है भाई। ये चीज बता रखी है, ये चीज बता रखी है, ये चीज बता रखी है, क्या छोड़ रखा है भाई ये बता। जो कह रहा है कि जो समझ नहीं आया, तू सवाल को ढंग से रीड करना पहले।
सवाल को ढंग से रीड करना। अब मेरे को ये चीज पे गुस्सा आ रहा है कि आप अच्छे सवाल में कह रहे हो कि ये चीज समझाई। बात ये है कि एडवांस में ना सिर्फ एक चीज डायरेक्टली नहीं पूछी जाती, घुमा फिरा के चीजों को मिक्स करके पूछा जाता है। इन्होंने कहा है θ1 इज द एंगल बिटवीन द एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू t/4। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था तो इसकी एक्सेलरेशन सिर्फ यही है। फिर किसके बीच में, हमारे पास 0 से t/4 तक के बीच का एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो यही आया ना बेटा, इसकी डायरेक्शन क्या है, इसी लाइन के अलॉन्ग रहेगी। तो अगर देखें ये 45 डिग्री, तो यही दोनों के बीच का एंगल बताना था। अब जरा इसका सेकंड पार्ट देखो, एंड θ2 बी द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एट t/4, वही वाला, एंड चेंज इन वेलोसिटी इन इंटरवल 0 से t/4। सारे बच्चे चेंज इन वेलोसिटी सोच के बताइए अब कैसे निकालोगे। चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर सब्ट्रैक्शन में आपको बताया गया है। सारे बच्चे चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन हमारे पास θ2 क्या है, एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन, एंगल बिटवीन किन किन के बीच में बेटा, एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू t/4। और दूसरी चीज उन्होंने कहा है एंड हमारे पास ध्यान सुनना, ये चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल 0 से t/4, 0 से t/4 में चेंज इन वेलोसिटी बतानी है। चलो भाई जरा देखे कौन कौन कर पाता है चेंज इन वेलोसिटी, बताओ भैया। सारे बच्चे जरा देखे कितने बच्चे सोच पा रहे। अब वही है, कुछ बच्चे कहेंगे सर समझ नहीं आया। बेटा क्लास को ना तो तूने रिवाइज करा, तू सीधे उठ के आ गया, इसका मतलब है ना, तू सीधे उठ के आ गया कि भाई मेरे को आंसर बताओ। भाई चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, डेल्टा वी विच इज वी फाइनल v2 माइनस v1 करना है। कुछ बच्चे कहेंगे सर 0 होगा वो तो, अरे कैसे 0 होगा भाई, इधर की वेलोसिटी आपकी क्या है, ये है, और इधर की वेलोसिटी क्या है आपकी, ये है। चेंज इन स्पीड 0 है, यहां पर भी अगर 10 मीटर पर सेकेंड है, यहां पर भी 10 मीटर पर सेकेंड होगा। चेंज इन स्पीड 0 है, चेंज इन वेलोसिटी 0 नहीं है। चेंज इन वेलोसिटी के लिए क्या करना है, v फाइनल माइनस ऑफ या प्लस ऑफ माइनस v इनिशियल, इसी का नेगेटिव करके इसको दे दीजिए, हो गया सवाल। ठीक है, अगर आप इसी का नेगेटिव करके इसको देंगे तो यहां पर v आया, यहां पर आपका v है, इन दोनों को जोड़ दो। तो जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हमारे पास कितना आएगा बेटा, इस डायरेक्शन में आएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू v√2। तो इन दोनों के बीच का एंगल ये वाला, दिस इज योर θ2। कितना आ रहा है भाई, θ2 की वैल्यू 45 डिग्री आ रही है। सारे बच्चे θ2 की वैल्यू 45 डिग्री आ रही है। सर आपको कैसे पता, अरे भैया ये 90 डिग्री, जो भी रिजल्टेंट आएगा बिल्कुल बीच में आएगा। तो इसका एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये, इन दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री होगा। तो पहला है 135, दूसरा है 45। फर्स्ट ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। खत्म, फर्स्ट ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। वेरी गुड, क्लियर, हां या ना सारे बच्चे, यस और नो। अगर आप नोटिस करें तो इसमें देखा जाए ना, आपके पीछे के कितने कंसेप्ट आपके स्ट्रांग है। क्या आपका सर्कुलर मोशन स्ट्रांग है, क्या आपका काइनेमेटिक्स आपका स्ट्रांग है, क्या आपका यहां पर वेक्टर्स आपका स्ट्रांग है। ये अगर आपके इन तीनों चारों कंसेप्ट में से एक कंसेप्ट भी वीक है, आपका सवाल खराब हो जाएगा। ये होता है एडवांस के क्वेश्चंस में अपने माइन्यूट चीजों को किस प्रकार से आपको यूज करना है। क्लियर, यस, हाँ। तो इस प्रकार से आपको यहां पर चीजें सोचनी है। एक क्वेश्चन अगली क्लास में डिस्कस कर लें ये वाला, क्योंकि मैं चाहता हूं आज हम लोग टॉपिक इसको कवर कर ले, ठीक है, क्योंकि हमें सूडो फोर्स भी करना है। ये वाला नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर ले बेटा, ये भी आसान है, मतलब आसान तो नहीं, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर ले। हाँ यार बेटा, वॉइस क्रैकिंग गले की ही है, अब इसको थोड़ा ठीक कर लोगे, ठीक है। हाँ सारे बच्चे इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लें, प्लीज सॉल्व करके आइएगा। मैं चाहता हूं हम लोग टॉपिक में थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, ठीक है। अगला सारे बच्चे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको भी डिस्कस कर लेंगे, परेशान मत होना, ठीक है। अब सारे बच्चे ध्यान से सुनिए भाई, देखो आप में से कई सारे बच्चे
फिजिक्स को वैसे सोच रहे हैं जो 11वीं 9वीं और 10वीं का, वैसे आप सभी लोग एक बार पीछे मुड़ के देखो आपने क्या क्या पढ़ा है। और मैं बता रहा हूं अभी ये मतलब 11वीं 12वीं सिलेबस का 1/10 भी नहीं है। आपको पहली डिफरेंस पता लग जाएगा कि 9वीं 10वीं में आप कैसी फिजिक्स पढ़ रहे थे और अब आपकी फिजिक्स कैसी हो रही है। तो आपको पहली बात बेटा, जो बच्चे बहुत ज्यादा रो रहे हैं ना कि सर मेरे से सवाल नहीं हो रहे, आप अभी 11th में ही आए हो बेटा, 2-3 चैप्टर हुए हैं हमारे। बिलीव मी, आपको मेहनत 3 गुना 4 गुना करनी पड़ेगी, तब जाके आप इस जंप को एडजस्ट कर पाओगे। आप सभी लोग एक बार फील करिए, एक बार पीछे कॉपी पलट कर देख लीजिए। 9वीं और 10वीं भी आप पढ़ के आए हैं, मैं किसी को नीचा नहीं कह रहा हूं भाई, हमारा सिलेबस ही यही डिमांड कर रहा है। अब हम क्या करें? एक कंसेप्ट को तुम देख सकते हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एक स्टेटमेंट को कितना घुमा करके पूछना चाहे वो पूछ सकता है। कभी वेक्टर से जोड़ रहा है, कभी चेंज इन वेलोसिटी से जोड़ रहा है, कभी किसी चीज से जोड़ रहा है। हमें तो अपने आप को यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा ना कि हम लोग अपने कंसेप्ट को कितने अच्छे से समझ रहे हैं। अगर आप 9वीं और 10वीं क्लास के हिसाब से सोच रहे हो कि भाई उतनी मेहनत डालने से आपको वो 9वीं 10वीं का जो और 11वीं का जो जंप है वो कंप्लीट हो जाएगा, वो नहीं होगा। आपको अपना वीकनेस फील होगा कि आपको लगेगा यार पता नहीं क्या हो रहा है। आपको 2 गुनी 3 गुनी मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत इसलिए नहीं कि आपके सारे सवाल सही हो ना, मेहनत इसलिए कि आप लगे रहे उन सवालों के साथ। आपको स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मतलब ये समझिए कि आपको हमेशा डिमोटिवेशन आएगा फिजिक्स के सवाल और मैथ्स के सवाल लगाने में। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, एक टाइम के बाद आपको ये कन्वर्ट होते हुए दिखेंगे सवाल। कई बच्चों को लगता है ना कि सर मैं इतने दिन से मेहनत कर रहा हूं, मेरे से 10 में से 3 सवाल 4 सवाल होते हैं। ये कन्वर्जन रेशियो थोड़ा सा स्टार्टिंग में कम रहता है, लेकिन धीरे धीरे ये ग्रो करता है। और जब एक बार ग्रो कर जाता है ना, फिर आपको फिजिक्स पूरी स्मूथ लगती है। तो है पेशेंस, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंटली जरा करिएगा। और मैं आप सभी लोगों को यहां पर बता रहा हूं, अभी हम लोगों की फिजिक्स अब स्टार्ट हुई है बेटा, ठीक है, अभी स्टार्ट हुई, अभी तो बहुत कुछ बाकी, ठीक है। यस, हाँ, मोटी मोटी कॉपी खरीदिएगा बेटा फिजिक्स में, क्योंकि रोटेशन तक आते आते अभी आपकी कई कॉपियां भर जाएंगी। समझ रहे हो? कितनी कॉपियां भर जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी बहुत कुछ करना है हमें, ठीक है। अब आते हैं बेटा, इसमें आप अपने को देखो, मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं, डिमोटिवेशन के कारण अगर आप ढूंढना चाहोगे तो आपको कई सारे मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रख के आगे ले जाते हो ना, वो बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, बहुत ही कम बच्चे कर पाते हैं जो हमेशा इस जर्नी में अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं कि यार ठीक है, जितना ऊपर है और कितना मैं सीख सकता हूं। बहुत कम बच्चे रखते हैं और उतनों का ही सिलेक्शन रिक्वायर्ड होता है और कुछ नहीं। आईटी वालों को चाहिए ही नहीं कि भाई तुम बहुत बड़े तुर्रम खाओ, दिन भर तुम कुछ भी करो, हमें ये सवाल सॉल्व करवाने वाला बंदा चाहिए। तो अगर आप उस तरीके का एटीट्यूड रखते हो, आराम से सिलेक्ट हो जाओगे। कम बच्चे ही चाहिए उनको। क्लियर? ठीक है। अभी तो बेटा स्टार्ट हुई है, अभी देखना कॉपियां आगे कैसे भरती हैं, ठीक है। आइए, क्या आपको याद आ रहा है सारे बच्चे, जब भी कोई, अब देखो मैं जब कंसेप्ट की बात करूंगा ना, बच्चे इधर उधर की बात करेंगे, ठीक है। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होगी, ठीक है, उसका सबसे पहला फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे। रेजोल्यूशन कैसे करते थे? सारे बच्चे मेरे को ये बताना, रेजोल्यूशन आप कैसे करते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम सर्कुलर मोशन बनाने के, अगर कोई भी बॉडी आपको घूमती हुई दिखाई दे रही है सर्कुलर मोशन में, तो आप सबसे पहले मुझे बताइए कि आप किस प्रकार से उसके फ्री बॉडी डायग्राम को एनालाइज करते हैं। चलिए भाई बताइए। अगर आप देखें तो रिजॉल्व करने के लिए मैंने आपको बोला था, तो रिजॉल्व करने के लिए आप कैसे करते हैं? रिजॉल्व, वेरी गुड, ऑल फोर्सेस, ध्यान सुनना, ऑल फोर्सेस अलोंग रेडियस एंड टेंजेंट, ठीक है, एंड टेंजेंट। सर इसलिए क्यों करा गया ऐसा? बेटा क्योंकि कोई भी सर्कुलर मोशन तभी होगा, देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, सेंट्रीपिटल फोर्स होना ही चाहिए। तो एफ नेट टूवर्ड्स सेंटर, जो भी नेट फोर्स आएगा टूवर्ड सेंटर, आप उसकी इक्वेशन बना सकते हैं एम वी स्क्वायर बाय आर की और एम आर ओमेगा स्क्वायर की। जैसे भी क्वेश्चन में ओमेगा या वी जो भी दे रखा है वो आप कर सकते हैं। और टेंजेंशियल फोर्स की आप इक्वेशन बना सकते हैं एम आर अल्फा, ठीक है, एम ए टी या एम आर अल्फा, आप ये लिख लीजिए, एम ए टी की आप इक्वेशन बना सकते हैं विच इज एम आर अल्फा। मैं आपको धीरे धीरे इसको प्रोसेस में लेके चलता हूं, ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। क्लियर?
अब देखना इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला एग्जाम्पल, अब ये चीज ना किताब में नहीं लिखी है, सीरियसली बता रहा हूं, आप किताब खोल लेना, कहीं पर भी ये स्टेप्स नहीं लिखे हैं, बट सारे सवाल इसी स्टेप से हो रहे हैं। उसका लॉजिक वो उनको लगता है कि बच्चा खुद से सोच लेगा, अरे ऐसा नहीं है, हमारा बच्चा वैसे ही पगलेट है। जरा यहां पर ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहला एग्जाम्पल मान लेते हैं, अब देखो क्वेश्चन के फॉर्म में आपको ये कंसेप्ट मैं सिखाना चाह रहा हूं कि आपके दिमाग में ये रहे। सारे बच्चे मेरे को बताना कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास कुछ इस प्रकार से एक धागे से यहां पर एक बॉब टंगा हुआ था, ठीक है, ये हमारे पास ऐसे एक बॉब है जो यहां पर थीटा एंगल ऐसे बनाकर यहां पर था, ठीक है। सारे बच्चे जरा यहां पर देखना, तो ये स्ट्रिंग हमारे पास है स्ट्रिंग 1, ठीक है। तो इस इनिशियल सिनेरियो में जो टेंशन है, इनिशियल सिनेरियो, इनिशियल केस में टेंशन इन स्ट्रिंग 1 इज T1, टेंशन इन स्ट्रिंग 1 इज T1। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? ऐसे सिनेरियो में इस धागे में जो टेंशन है दैट इज T1। बेटा 11वीं क्लास के बच्चों के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है, वो इधर उधर अपनी एनर्जी बहुत वेस्ट करते हैं, ठीक है, और उनका साथ जो चीज खराब हो रही थी उनको पता भी नहीं होता है। जैसे अभी मैं चैट देख पा रहा हूं, ठीक है, मत करो बेटा, बाद में पछताओगे बहुत गंदा। बॉब मतलब जैसे आपके लिए पेंडुलम होता है ना बेटा, वैसे समझना, एक धागा है और यहां पर आपका एक m मास की बॉडी है, ठीक है, ये हमारे पास m मास की बॉडी है। सारे बच्चे जरा यहां पर देखना, इस समय इनिशियल केस में क्या है कि हमारे पास स्ट्रिंग 1 में जो टेंशन है दैट इज T1। नाउ स्ट्रिंग 2 इज कट, स्ट्रिंग 2 इज कट। कौन सी स्ट्रिंग को हमने कट कर दिया है? इस वाली स्ट्रिंग 2 को हम लोगों ने यहां पर कट कर दिया है, ठीक है, हम लोगों ने इसको सीजर से यहां पर कट कर दिया है। बॉल स्विंग्स टू अदर पोजीशन, बॉल स्विंग्स टू अदर साइड, स्विंग्स टू अदर साइड, दूसरे साइड पे स्विंग करेगा, ठीक है, एंड कम्स टू रेस्ट एट एंगल θ1, एट एंगल θ1, ठीक है। टेंशन ऑन अदर एंड इज T2। अब ये बहुत क्लासिक एग्जांपल है T2, फाइंड T1 बाय T2। क्वेश्चन समझ आया सारे बच्चे, हाँ या ना? पहले तो ये बताओ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको समझ आया, हाँ या ना? ये एक धागा था, मतलब ये समझो कि बेटा मैंने एक धागा लेके, बॉल है यहां पर, इसको यहां पर धागे से बांध रखा है, तो अभी ये थीटा एंगल हमारे पास θ1 एंगल बना के बैठा है, ठीक है। मैंने इस समय इस सिनेरियो में यहां पर जो टेंशन है दैट इज T1, वो आपको निकालना चाहिए। फिर मैंने क्या करा, धागा काट दिया। जैसे ही धागा कट करा तो ये तो भाई भागेगा, दूसरे साइड जाके रुकेगा। इधर भी हमारे पास ये θ1 एंगल पर जाके रेस्ट पर आता है, तो इस समय यहां का टेंशन इज T2, T1 बाय T2 आपको बताना है। सारे बच्चे जरा देखिए, अब देखो मैंने अब बेसिक फॉर्म में समझा दिया है। अब कोई एक बंदे को झूले में बैठाया, झूला पकड़ के यहां रखा है, तो इस समय झूले के अंदर जो टेंशन है दैट इज T1। अब मैंने इसको छोड़ दिया तो ये स्विंग करके दूसरे साइड जाएगा और रुकेगा, दूसरे एंड पर इस धागे में टेंशन है T2, हमें T1 बाय T2 बताना है। चलिए जरा देखें, अब इससे ज्यादा सर सवाल नहीं समझ आया, सॉरी बेटा, अब कुछ नहीं हो पाएगा। कितना आंसर आ रहा है बेटा? सारे बच्चे इसको करिएगा, दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल, 1:1 है ना। अब जरा देखना, मैं दोनों सॉल्व करूंगा, सॉल्यूशन। सारे बच्चे अब ध्यान से सुनना। अगर मैं इनिशियल केस की बात करूं तो यही हमारे पास ब्लॉक था, हाँ सर, यहां पर आपका T1 था और यही वाला आपका एंगल मान लेते हैं θ1 या थीटा, जो भी आपको लेना है। तो यहां पर आपका एंगल थीटा है, यहां पर आपका मान लेते हैं T' है, यहां पर आपका mg है। देखिए सबसे पहले बच्चों से यही गलती होती है कि ये इक्विलिब्रियम का सवाल था। अब लॉज ऑफ मोशन में ये चीज करा है, अगर आप इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो यहां पर आपका कितना आएगा बेटा, T1 cos थीटा आएगा और यहां पर आएगा आपका T1 sin थीटा, है ना। अगर ये इक्विलिब्रियम की बात है तो T1 cos थीटा एक्चुअली में mg के बराबर है,
तो T1 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी बेटा, mg बाय कॉस थीटा। आई थिंक ये चीज कई सारे बच्चों ने निकाल ली होगी और कई बच्चों ने तो कैलकुलेशन भी नहीं किया होगा, वो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ करके उन्होंने कहा दोनों सिचुएशन सेम है, यहां पर भी रुका हुआ है तो यहां का टेंशन T1 है, दूसरी साइड जाएगा तो वहां पर भी सिमिलर है, रुकेगा, जब रुकेगा तो बिल्कुल सिमिलर कंडीशन रहेगी, वहां पर T2 होगा। तो 1:1 आंसर कईयों का आएगा। तो ये आया, जरा देखना, व्हेन इट स्विंग्स टू अदर साइड, व्हेन इट स्विंग्स टू, अब मैं आपको यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपने मेरे वर्ड्स को ध्यान से समझ लिया तो आपके लिए आसानी है, अदरवाइज बड़ी कठिनाइयां हैं। ठीक है, अब कोई बच्चा बोले सर मेरे को आपकी पढ़ाई चीज समझ नहीं आ रही, बेटा तो सुन ही नहीं रहा, समझाऊंगा कैसे मैं तेरे को। ये हमारे पास यहां से स्विंग कर करके यहां तक आया है ना, ये हमारे पास यहां से स्विंग कर करके यहां पर आया है, ये इस समय मोमेंट पर रेस्ट पर है, मोमेंटरली ये हमारे पास क्या है, एट रेस्ट। सारे बच्चे मेरे को बताना इसमें किसको रिजॉल्व करोगे, इसका mg यहां है और इस सिनेरियो में टेंशन यहां पर था T2, किसको रिजॉल्व करना चाहिए, ये फिर से वही एंगल है थीटा, मुझे ये बताना किसको रिजॉल्व करना चाहिए। हाँ, अब आंसर चेंज हो रहे हैं बच्चों के, ठीक है, सारे बच्चे बताना अब किसको रिजॉल्व करोगे। अब आंसर आना स्टार्ट हुआ। ये इतना क्लासिक एग्जांपल है ना, अगर एग्जाम में आ जाए ना, मैं बता रहा हूं जिसने थोड़ी बहुत पढ़ी है ना फिजिक्स, हर कोई अटेम्प्ट करेगा, और मेजॉरिटी बच्चे जिनके क्लास में कंसेप्ट उन्होंने ध्यान से नहीं सुना, सब बच्चे गलत करेंगे। बेटा जरा यहां पर समझना, इस समय ये एक सर्कुलर ट्रैक पे है, सर ये तो रुका हुआ है लेकिन इसका रास्ता सर्कुलर ट्रैक पर है, बट एट दैट मोमेंट एट रेस्ट, बट एट दैट मोमेंट, जिस मोमेंट की बात करी जा रही है उधर वेलोसिटी 0 है। नो डाउट मैं आपकी बात सही कह रहा हूं, ठीक है, आपको यह देखना है कि पार्टिकल कौन से रास्ते पर चल रहा है। अगर आप नोटिस करें पार्टिकल बेटा सर्कुलर रास्ते पर है, आपको यहां पर किसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, mg को। ध्यान से देखिए क्योंकि ये सर्कुलर पे है बेटा, तो यहां पर आपका आएगा mg cos थीटा और यहां पर आपका आएगा mg sin थीटा। ये इसका बनेगा टेंजेंशियल फोर्स, क्योंकि ये वापस इसको खींच कर लाएगा। और समझना इसका सेंटर यहां पर है, तो रेडियस और टेंजेंट के अलोंग रिजॉल्व करेंगे तो नेट फोर्स, जरा इक्वेशन देखना, T2 फोर्स टुवर्ड सेंटर माइनस फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर इक्वल टू mv²/r, यही तो होती थी इक्वेशन, है ना। तो यह आएगा बेटा T2 माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू m, सर रुका हुआ था तो 0/r हमारे पास रहेगा, T2 की वैल्यू आएगी बेटा mg cos थीटा। दोनों सिचुएशन में टेंशन अलग अलग है। बच्चों को क्या लगता है, सर यहां पर भी रुका हुआ है और यहां पर भी रुका हुआ है, दोनों सिचुएशन सेम है सर, टेंशन सेम होगा। रे पगले, ये सवाल जब यहां पर धागा बंधा हुआ था, ये सवाल इक्विलिब्रियम का सवाल है। मेरे वर्ड को ध्यान से सुना होता तो शायद तेरे में अंदर ये गलती नहीं होती। ये इक्विलिब्रियम का सवाल है, ना ही ये एक्स में जाएगा ना ही ये वाई में जाएगा, ये रुका हुआ है। तो नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स 0, नेट फोर्स अलॉन्ग वाई 0, तभी तेरा टेंशन आया। अब जब ये तूने यहां से इसको कट कर दिया तो ये स्विंग करके दूसरी साइड गया है, इस बार इसका रास्ता कौन सा हुआ, सर्कुलर मोशन का इस बार रास्ता हुआ। और जब ये सर्कुलर मोशन के रास्ते पर है तो तेरे सारे फोर्सेस कैसे रिजॉल्व होने हैं, अलोंग रेडियस एंड अलोंग टेंजेंट। क्यों, क्योंकि बेटा ये सर्कल पे घूम कैसे पा रहा है, न्यूटन ने क्या बोला था, किसी की भी डायरेक्शन चेंज करने के लिए नेट फोर्स होना चाहिए। इसकी डायरेक्शन यहां कौन बदल रहा है, ये वाला फोर्स, तो दिस माइनस दिस इक्वल टू mv²/r। सर वेलोसिटी तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं, उस समय के लिए ये रहेगा। तो T1/T2 की वैल्यू अगर तू निकाले तो ये आएगा बेटा mg/cos थीटा इंटू mg cos थीटा, तो ये आएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा रेशियो आएगा। अब आपने क्या निकाला था, 1:1। समझ रहे हो फिजिक्स कितनी माइन्यूटली आपको चेक कर रही है कि आप
बेसिक चीजों को भी ढंग से समझ रहे हो? ये सवाल में कुछ लगाना ही नहीं था, सिर्फ रेजोल्यूशन। क्या आपने रेजोल्यूशन तमीज से करा? अगर आपने रेजोल्यूशन तमीज से नहीं करा, गया सवाल। क्लियर? हाँ या ना? अगर आपने रेजोल्यूशन सही से नहीं करा, गया सवाल। क्लियर? सर कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ तो मैं समझा ही नहीं रहा। बेटा मैं बहुत कुछ समझा रहा हूं, ठीक है? मुझे ऐसे वाले स्टेटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? आपको ये बात समझ आई? बेटा कुछ समझने के लिए ना पीछे की सारी क्लासेस ढंग से करके आ, तब समझ आएगा। वाई नॉट टी रिजॉल्व? मैंने क्या बोला? इक्विलिब्रियम में बेटा ये पार्टिकल ना ही एक्स में जा रहा है ना ही वाई में जा रहा है, तो नेट फोर्स अलोंग एक्स एंड नेट फोर्स अलोंग वाई जीरो कर, तब ये आया। पिछली क्लास में मैं आपको बता रहा था कि सर्कुलर मोशन में देखो यही बात है ना, रिवाइज नहीं करके आते हैं। अलोंग रेडियस और अलोंग टेंजेंट रिजॉल्व करना है। कोई पार्टिकल अगर बेटा सीधे सीधे जा रहा है, ध्यान से सोच, इधर का फोर्स और इधर का फोर्स अगर बराबर हो गया तो सीधे ही तो जाएगा। सर्कुलर मोशन में ये ऊपर की साइड क्यों जा रहा है? क्योंकि ये वाला फोर्स ज्यादा होगा। नेट फोर्स तेरा इस डायरेक्शन में होगा तभी तो इसकी डायरेक्शन चेंज हुई होगी, है ना? तो नेट फोर्स क्या आएगा? दिस माइनस दिस इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। ये लास्ट क्लास से बेटा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, बट आई डोंट थिंक कि आप शायद इस चीज को सीरियसली सुन रहे हैं। क्लियर? यस? आइए अब जरा नेक्स्ट देखिएगा, कोनिकल पेंडुलम। एक होता है हमारे पास सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम हम लोग वर्क एनर्जी के बाद भी करेंगे, दैट इज योर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अभी हमें क्या करना है? कोनिकल पेंडुलम। सारे बच्चे जरा ध्यान से देखना, ठीक है? कोनिकल पेंडुलम मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। कुछ इस प्रकार से हमारे पास होता है, ठीक है? अगर आप देखें, दिस इज योर कोनिकल पेंडुलम, ठीक है? क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि इस पूरे फिनोमिना में हमें किसको रिजॉल्व करना चाहिए? कोनिकल पेंडुलम क्या होता है बेटा? कि जब भी कोई पेंडुलम एक कोन बना के हमारे पास घूम रहा होता है, उसको हम कहते हैं कोनिकल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? जब भी पेंडुलम इस टाइप से ऑसिलेट कर रहा है, कोन बनाने वाला कोनिकल पेंडुलम, ये नॉर्मल सिंपल पेंडुलम। इसमें अगर आप देखें तो किसको रिजॉल्व करना चाहिए? सारे बच्चे मेरे को बताइए। अगर आप इसके उसको देखेंगे, किसको रिजॉल्व करना चाहिए? अब देखते हैं कौन कौन दिमाग लगाता है। किसको रिजॉल्व करोगे? ये mg है, ये टेंशन है, किसको रिजॉल्व करना चाहिए? सोचिए सोचिए सोचिए। सर जी क्वेश्चन में मजा आता है करने में, बट थोड़ा होता है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, धीरे धीरे आएगा। नहीं बेटा आपको डाउट नहीं करना यार, फिर वही बात है, या तो आप तैयारी छोड़ दो भाई। तुम लोग अगर ऐसी कमजोर दिल वाले बच्चे हो तो तैयारी छोड़ दो भाई, नहीं हो पाएगा तुमसे। तुम तैयार अपना किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करो भाई, ठीक है? तो ये तो प्रोसेस है ना भाई। तू एक बात बता, तू कोई ऐसा टीचर लेके आ जिससे उन्होंने तेरे को एक बार बताई और तू दुनिया के सारे सवाल कर देगा, ऐसा नहीं होता ना बेटा। ये प्रोसेस है, तुम अपने प्रोसेस में ही नहीं जाना चाह रहे हो। पता प्रॉब्लम क्या हो रही है तुम्हें? हाँ, अब वजन से mg टेंशन पर आ गए, दिमाग नहीं लगाया था अभी पहले ना। सोचो सोचो और सोचो, इसलिए मैं डाउट खोल रहा हूं। तुम्हारे को ना एक प्रोसेस है कि आपको जब पढ़ाया जाएगा, आप क्वेश्चन करेंगे, आप डाउट में आएंगे, आप सवाल सोल्व करेंगे, आप फिर से डाउट में आएंगे, आप सवाल सोल्व करेंगे, फिर से आप लड़ेंगे। आप इस प्रोसेस में ही नहीं जाना चाहते। आप या तो अपने आप को बहुत स्ट्रांग मानते हो कि भाई मेरे को एक बार पढ़ा तो मेरे से सारे सवाल हो जाते हैं, या तो आपकी ऐसी सोच है, वो भी गलत है। और अगर या तो ये सोच है कि भाई मेरे को ऐसे वाले जोन में जाना ही नहीं है, तब भी आपकी गलत है। आप चाहे कहीं से भी पढ़ेंगे, कैसे भी पढ़ेंगे, ये जोन आएगा ही, आपको डाउट आएगा। लेकिन आप देखिए टफ से टफ सवाल में भी, मैंने आपको एडवांस के भी सवाल कराए हैं, उसमें क्या हम लॉजिक लगा रहे हैं? क्या वो क्लास में कराई जा रही है? यस, अगर क्लास में कराई जा रही है तो आप उसको सोचने का तरीका बनाइए बेटा। आप अभी 10वीं से 11वीं में आया, हो सकता है आप उस तरीके से नहीं सोचते होंगे। आपने अब देखो, मैं बोलूंगा तो ये शायद आपको, कई बच्चों को ये बात बुरी लग जाएगी। जेई एडवांस की तैयारी ना 9वीं 10वीं से स्टार्ट होती है। आप पहले से ही थोड़ा सा डिले चल रहे हैं। और अब बात यह है कि जब आपको प्रोसेस में डाला जा रहा है तो आप कहने कि नहीं सर हमें एडवांस के सवाल भी कराओ, लेकिन हमसे हो जाने चाहिए। तो बेटा मैं रटवा तो रहा नहीं हूं, मैं तो सोचने के लिए बोल रहा हूं। और जब तू सोचेगा तो कुछ चीजें गलत भी तो सोचेगा ना। तो वो प्रोसेस को डाउट मत करिए, दैट्स द प्रोसेस। सवाल गलत हो कोई नहीं, उसको और सीखने की कोशिश कर, ठीक है? सर फोर्स का फॉर्मूला कैसे लिखा? कौन सा फोर्स का फॉर्मूला बेटा? भाई देख, कोई भी सर्कुलर मोशन हो, यूसीएम हो या फिर एनयूसीएम हो,
दोनों में एक सेंट्रीपिटल नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर होना चाहिए। तो ये फोर्स कितना होता है भाई, mv²/r होता है। तो यार इस पार्टिकल का सेंटर ढूंढ कहां है, यहां है, तो सारा नेट फोर्स तो इधर ही होना चाहिए। तो दिस माइनस दिस इक्वल टू mv²/r। इस पार्टिकल के लिए ये वाला फोर्स माइनस ये जो भी बचेगा वो उसके लिए नेट सेंट्रीपिटल का काम करना चाहिए। सारे बच्चे बताना किसको रिजॉल्व करोगे, ये कह रहा है दोनों को रिजॉल्व करेंगे गधे। जब ध्यान सुनना, कोनिकल पेंडुलम हमारे पास क्या होता है कि जब आप एक बॉडी को धागे से बांधा एल लेंथ के, ये आपका ब्लॉक है और आपने इसको एक सर्कुलर ट्रैक पर ऐसे घुमा दिया। यस, दिस इज योर कॉनिकल पेंडुलम। ये हमारे पास यहां पर घूम रहा है, ठीक है। मान लो v स्पीड से, कांस्टेंट v स्पीड से, ठीक है, ये घूम रहा है, कांस्टेंट ओमेगा से हमारे पास घूम रहा है। सारे बच्चे जरा देखना। अब कई बच्चे ना फिर से मेरे वर्ड को नहीं सुने। पहला काम, फ्री बॉडी डायग्राम। इसका सेंटर कहां पर है बेटा, जरा ये बताना। कुछ बच्चों ने mg बोला, कुछ बच्चे बार बार mg बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बार बार टेंशन बोल रहे हैं। सारे बच्चे मेरे को ये बताइए कि इस पार्टिकल का जो भी इसका मोशन है उसका सेंटर कहां है। बताइए बताइए बताइए। आप लोगों के साथ दिक्कत है, आप लोग सोचना नहीं चाह रहे हैं। ये पार्टिकल हमारे पास ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे और ऐसे। इसका सर्कुलर ट्रैक ये है गधे, इसका सर्कुलर ट्रैक ये है या फिर ये है। ये ऐसे घूम रहा है, क्या गधे हो क्या तुम लोग भी हैं? इसका सर्कुलर ट्रैक ये है इसका सेंटर। कुछ बच्चों ने कहा ये है सेंटर। कैसी बात कर रहे हो यार सर, इस वाले में और इस वाले में क्या डिफरेंस है? ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम है बेटा, ध्यान से समझो यार। तुम्हें तो मतलब एक बहुत बेसिक सी चीज ही समझाने में मेरे को मौत आ रही है। ये पार्टिकल जब ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, तो इसका सर्कुलर ट्रैक क्या है, ये वाला वर्टिकल में है, तो इसका सेंटर ये हुआ। ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में क्यों होगा? क्योंकि जब नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर होगा तभी होगा। इसीलिए इक्वेशन बनाई T2 माइनस दिस इक्वल टू mv²/r। यार कोनिकल पेंडुलम में तुम्हें सिमुलेशन या वीडियो दिखाने के बाद भी तुम्हें ये नहीं समझ आएगा इसका सेंटर ये है। अगर सेंटर ये है तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर होना चाहिए, तभी सर्कुलर में घूमेगा। mg का तू कंपोनेंट यहां लेके दिखा दे, चल बता कितना आएगा। 90 डिग्री है, mg cos 90 करेगा। cos 90 कितना होता है? 0। भाई कभी भी वजन की वजह से घूम ही नहीं रहा है गधे। ये अगर थीटा है तो यहां पर आपका थीटा है। अगर आप रिजॉल्व करेंगे बेटा तो यहां पर आएगा आपका t cos थीटा और यहां पर आपका आएगा t sin थीटा। ध्यान से देख, क्लियर? यहां पर आएगा आपका t sin थीटा अलोंग y एक्सिस। ध्यान सुनना, अलोंग y एक्सिस अगर आप देखें तो ये इक्विलिब्रियम में है, ना ही ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा। तो आप यहां पे कहेंगे t cos थीटा mg के बराबर है। समझ रहा है? और अगर हम लोग इसकी बात करें, हमारे पास t sin थीटा, यही तेरे लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, जिसको तुम mr⍵² लिख सकते हो। सारे बच्चे, आप लोगों ने, जिन लोगों ने कहा कि सर mg को रिजॉल्व कर दो, क्या बात कर रहा है भाई? क्या तेरा सेंटर, जब पार्टिकल हमारा घूम रहा है तो इस सेंटर के अबाउट घूम रहा है, वजन नीचे है, उसका कंपोनेंट तू इधर कैसे कर देगा? बता भाई, क्या बात कर रहा है तू? टेंशन है, उसका एक कंपोनेंट इधर होगा जो सेंटर की तरफ उसको घुमाने की कोशिश कर रहा है, और एक तुम्हारा t cos थीटा होगा जो वजन को संभाल रहा है। ये वाला फोर्स और ये बराबर होंगे, जिससे ऊपर नीचे नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा t sin थीटा है वो तुम्हारा हमारे पास क्या बनेगा? mr⍵²। सर वाई नॉट 80? देखो दोबारा, देखो जरा, दिमाग लगाओ, करो करो करो। जब तू टेंशन को रिजॉल्व करेगा
तो एक क्या बताएं, जब तू टेंशन को रिजॉल्व करेगा तो टी कॉस थीटा सेंटर, इसका सेंटर यहां है ना कि यहां है। सिंपल पेंडुलम होता तो सेंटर यहां होता, इसका सेंटर यहां है बेटा हमारे पास। अब जरा यहां पर ध्यान से समझ, इसको जब तू रिजॉल्व करेगा टी कॉस थीटा सेंटर की तरफ है, टी साइन थीटा वजन को संभाल रहा है। ये जो टी साइन थीटा है वो सर्कल के टेंजेंट पर है क्या, उसी के प्लेन में टेंजेंट पर है क्या? सोच, पार्टिकल इस प्लेन में घूम रहा है, वजन नीचे था, टी कॉस थीटा ये था, ये वाला उसके वजन को संभाल रहा है। ये ऐसे थोड़ना है कि जो तू उसको FAT या टेंजेंशियल फोर्स बोलेगा। क्या कर रहे हो यार? हाँ, हमारे पास क्लियर है क्या बेटा? आप लोगों को थोड़ा सा तो यार, अब बताओ, तुम्हें दिखाने के बाद तुम्हारे साथ ये दिक्कत है। टी साइन थीटा तुम्हारे लिए MR ओमेगा स्क्वायर का काम कर रहा है, टी कॉस थीटा आपका एक्चुअली में mg का काम कर रहा है। अगर मैं दोनों का रेशियो ले लूं, ठीक है, तो ये tan थीटा इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर बाय g का काम करेगा। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g tan थीटा बाय R होगा। सारे बच्चे देखना, ओमेगा अंडर रूट में हमारे पास g tan थीटा डिवाइडेड बाय R। और अगर ओमेगा पता है तो मैं एक कोनिकल टाइम पीरियड, कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड अगर मेरे को निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते थे बेटा। ऑल्दो ये स्कूल में नहीं पूछा जाता है, कंपटीशन में आता है, तो आप निकाल सकते थे। 2 पाई अंडर रूट में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए R डिवाइडेड बाय g tan थीटा। ये कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है। एक सिंपल पेंडुलम का आप लोगों ने पढ़ा होगा 2 पाई अंडर रूट में L बाई जी, और एक हमारे पास कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड है। अब आप रेडियस को ध्यान समझना, यही तो इसका रेडियस है। दोबारा बनाता हूं, अगर आप देखें तो ये हमारे पास जब पेंडुलम था तो वो ऐसे घूम रहा है ना, ये हमारे पास थीटा एंगल था और ये L था, तो ये वाली लेंथ कितनी आएगी बेटा? L cos थीटा आएगी, और ये वाली लेंथ आपकी कितनी होगी? L sin थीटा। ध्यान समझना, यही इसका रेडियस था। उठा करके यहां रख दो तो टाइम पीरियड का एक और फॉर्म भी आप निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में R की जगह L sin थीटा डालोगे, एक L बटेगा बाय G, sin थीटा हट जाएगा, L cos थीटा डिवाइडेड बाय G। सारे बच्चे, क्या आपको ये बात समझ आई? हाँ या ना? यस और नो? सर y ओमेगा, आगे बच्चे मैंने दिया है सवाल में कांस्टेंट ओमेगा। अगर एक पेंडुलम कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, अगर सर v के टर्म्स में है तो भाई तू v ले ले यार, यहां पे mv स्क्वायर बाय r कर लियो, v इक्वल टू r ओमेगा होता है, वही आ जाएगा बेटा यार। ऐसे इसको डाउट नहीं कहते हैं आदित्य गुप्ता, इसको डाउट नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं आपने सुना ही नहीं। मैंने क्या बोला कि एक पेंडुलम कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, तो उसके लिए आपका फ्री बॉडी डायग्राम ये आएगा। किसको रिजॉल्व करोगे? टेंशन को करोगे तो टी कॉस थीटा mg के बराबर, टी साइन थीटा ही सेंट्रीपिटल का काम करेगा। तो वो इक्वेशन बनाई, और अगर बोल दे कोई टाइम पीरियड निकालने के लिए तो मैंने ओमेगा को 2 पाई बाय टी रख लिया, क्योंकि मैं यहां से टाइम पीरियड निकाल सकता हूं, उसको सॉल्व कर दिया, और कुछ नहीं है। स्कूल में नहीं आएगा तो छोड़ दो, मैं डाउट नहीं देख रहा तुम्हारे दो कौड़ी के डाउट, ठीक है? सर आप ऐसे बोलोगे हमें डिमोटिवेशन होता, तुम सुन ही नहीं रहे। जब तुम मेरे को सुन नहीं रहे तो मैं इतना सुनाऊं क्यों तुम्हें? चुपचाप करो भाई। अब क्या डाउट पूछ रहे हो तुम? जब मैंने यहां पे ओमेगा कांस्टेंट बोला है, अब वाई ओमेगा, अब बताओ मैं इसको बताऊं उसको? सर वाई 2 पाई बाय टी, चलो ठीक है। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, अब सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान से सुनना, ठीक है? कई बार क्या होता है जब आप साइकिल चलाते हैं, आपने कहीं ना कहीं ये चीज भी देखी होगी कि अगर आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, तो साइकिल टर्न करते समय आप हल्का सा अपना वजन एक साइड पर डालना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से साइकिल टर्न होना स्टार्ट हो जाती है। यस, हाँ या ना? क्योंकि अगर आप नोटिस करें, जब आप साइकिल चला रहे हैं, मान लीजिए साइकिल का फ्रंट की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो आपका वजन, हमारे पास वजन तो नीचे होएगा, यस सर,
नॉर्मल रिएक्शन तो हमारे पास इधर होगा। कोई भी सर्कुलर ट्रैक पर बेंड कैसे करेगा? जब तक कोई सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं होगा तब तक तो कोई टर्न ही नहीं कर सकता है। सारे बच्चे एक बात सोचिए इस चीज को, अगर मैं साइकिल चला रहा हूं या आप साइकिल चला रहे हैं, वजन नीचे है, नॉर्मल रिएक्शन इधर है, इधर तो कोई फोर्स ही नहीं है। अगर आपको टर्न करना है, अगर आप एक टर्न लेना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई तो फोर्स होना चाहिए ना जो इस साइड घुमाएगा। कौन घुमाएगा बता भाई? कोई नहीं है ना जो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाए। तो नॉर्मली क्या होता है, वाइल टेकिंग अ टर्न, ध्यान सुनना सारे बच्चे, वाइल टेकिंग अ टर्न, while taking a turn, a cyclist bend itself in one direction, एक डायरेक्शन में वो बेंड कर जाता है और उस बेंड करने की वजह से ही hence it can generate, hence there is a centripetal force, there is a centripetal force, एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाता है with which, ठीक है, it can complete the turn। पूरा लिखना पड़ रहा है क्योंकि हमारे गधे बच्चे समझ नहीं पाते कि करना क्या चाहना है। ठीक है, अब जरा यहां पर समझना कि जब भी आप साइकिल चला रहे हैं, अगर आप सीधा सीधा चला रहे हैं कोई बवाल नहीं है, वजन नीचे है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, आप आराम से चला सकते हैं। लेकिन जब भी आपको टर्न लेना है, मैंने लिखा है व्हाइल टेकिंग अ टर्न साइक्लिस्ट बेंड इटसेल्फ, वो एक डायरेक्शन में बेंड होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों बेंड होना स्टार्ट होता है? क्योंकि एक कोई ना कोई तो फोर्स होना चाहिए जो उसकी डायरेक्शन चेंज कराए। तो हमारे पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स वो खुद से डेवलप करने की कोशिश करता है सो दैट इट कैन कंप्लीट द टर्न। क्लियर है क्या? हाँ या ना? यस सर, सर्कुलर के क्वेश्चन नहीं हो रहे, होंगे भी नहीं बेटा, अब फिजिक्स स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब आगे आके तो वर्क में भी नहीं होंगे तेरे से, अभी टेंशन मत ले, भगाना चाहता हूं मैं ऐसे बच्चों को अपने बैच से। तुम 2.0 3.0 में जाके पढ़ो आराम से, या तो तुम्हारा लेवल कम कर दिया जाए, तुम्हें खुशी मिले। ठीक है, लाइव क्लास में तुम्हें पढ़ाना ही नहीं, तुम्हें रिकॉर्डेड देना है जिसमें तुम्हें लगे कि हाँ यार मेरे से तो हो जाएगा, क्योंकि मैंने सुन लिया ना, सोचा कहां। रिकॉर्डेड में अगर मैं तुम्हें टफ क्वेश्चन देना स्टार्ट कर दूंगा ना, आधे से ज्यादा बच्चे खुश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ फॉलो कर रहा है, अरे सर ने बताया मैंने कॉपी में लिखा, मस्त। लाइव में मैं तुमसे पूछ रहा हूं ना, तो तुम्हें दिक्कत हो रही है, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि इसका जवाब क्या होगा, और तुम वो फेज ही नहीं देखना चाहते। चलिए कोई नहीं, ठीक है सारे बच्चे। चलिए, अब पहली बात, जब भी कोई साइकिलिस्ट बेंड करता है, ठीक है, अब एक बच्चे ने अभी लिखा था कि सर mg हमारे पास क्या हो जाता है कि mg का एक कंपोनेंट आएगा। mg का क्यों आएगा भाई? मान लो कि हमारे पास जो भी साइकिलिस्ट है वो हमारे पास साइकिल को पकड़ करके ऐसे हल्का सा बेंड, ज्यादा एंगल पर बेंड नहीं करता है, लेकिन यस वो हमारे पास थोड़ा सा एंगल पर बेंड करता है। ठीक है, जो भी साइकिलिस्ट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेंड हुआ। भाई वजन तो हमेशा ही नीचे लगेगा ना यार, इस पूरे का अगर आप वजन की बात करोगे, वजन तो हमेशा ही नीचे होगा। और जब भी आप टर्न करते हो तो उसका जो टर्न होएगा वो हॉरिजॉन्टल टर्न होएगा, ऐसे होएगा। इसका सेंटर कहां पर है? यहां पर है। समझिए बेटा, मैं आपको एक एग्जांपल में इस वाले को दिखा देता हूं। ठीक है सारे बच्चे, ऑल्दो ये बेंडिंग ऑफ द साइकिलिस्ट का नहीं है, लेकिन जब भी कोई गाड़ी टर्न करती है, समझना, तो वजन नीचे है, नॉर्मल इधर है, गाड़ी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, तो फ्रिक्शन इसका सेंट्रीपिटल, सेंटर यहां है, फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल का काम करता है जिसकी वजह से वो टर्न कर पाती है। ठीक है, अब हमारा जो भी टर्न था, ध्यान समझा तुमने, गाड़ी का जो भी टर्न आ रहा है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। मेरे वर्ड को ध्यान से सुनिए। ठीक है, हमारे पास गाड़ी का जो भी टर्न है इसका सेंटर कहां है? यहां पर है। ठीक है, इसका सेंटर कहां पर है? यहां पर है। तो सारे फोर्सेस टुवर्ड द सेंटर होने चाहिए तभी वो टर्न कर पाएगा। ठीक है, अब साइकिलिस्ट का अगर आप बात करें तो साइकिलिस्ट का वजन तो हमेशा ही नीचे है, यहां सेंटर है, इधर तो कभी ये वजन की वजह से कभी बेंड ही नहीं कर सकता बेटा। होता क्या है, जैसे साइकिलिस्ट एंगल पर टर्न लेने की कोशिश करता है तो वो अपने आप को थोड़ा सा टेढ़ा करता है, जिसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन ऐसे हो जाता है।
सर नॉर्मल रिएक्शन तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, ध्यान समझना। साइकिल का जो टायर होता है वो रिजिड नहीं है, वो बेंड करता है, तो वो एक साइड से बेंड करता है, तो नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसा लगना स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे हो मैंने क्या बात बोली? जब साइकिल आप टायर, ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास जब टायर सरफेस पर होता है तो ऐसे रहता है, फ्लैट हो जाता है टायर वहां पर, ठीक है। गाड़ी में ऐसा नहीं होता है। साइकिल की बात करें तो साइकिल का जब आप हवा में टायर रखते हैं तो ऐसे दिखता है, लेकिन जैसे आप साइकिल पर बैठते हैं तो टायर कहीं ना कहीं ऐसे हो जाता है, थोड़ा सा फ्लैट टाइप का जमीन के साथ हो जाता है। तो जब आप बेंड करते हैं तो ये ऐसे बेंड कर पाता है। जब आपकी साइकिल बेंड होती है तो ऐसे बेंड हो जाती है। नॉर्मल रिएक्शन आपका यहां पर इस तरीके से एंगल पर लगता है। गाड़ी में गाड़ी का पूरा सरफेस ही फ्लैट होता है, साइकिल का टायर नीचे से फ्लैट नहीं होता, नीचे से कर्व होता है। समझ रहे हो? तो जैसे आप साइकिल को हल्का सा बेंड करते हैं तो यहां पर जो सरफेस है वो थोड़ा सा बेंड कर जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन ऐसे बेंड पे आ जाता है। अब ध्यान सुनना, इनमें से आपको किसको रिजॉल्व करना चाहिए आप हमेशा ढूंढते हैं। सबसे पहले उनका रास्ता देखिए, इसका रास्ता ऐसा है, सेंटर यहां है, वजन का कोई भी कंपोनेंट इसको बेंड नहीं करा सकता, इट्स ऑलवेज नॉर्मल रिएक्शन। तो जो भी इसने यहां पर बेंड किया है ये थीटा एंगल पेयर, तो आप किसको रिजॉल्व करेंगे बेटा? नॉर्मल रिएक्शन को यहां रिजॉल्व करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा n cos थीटा, जो इसके वजन को संभालेगा, और यहां पर आपका मिलेगा n sin थीटा, जो इसके लिए सेंटीपिटल का काम करेगा। हो गया सवाल हमारे पास कि बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, अगर थीटा इज द एंगल ऑफ बेंडिंग, ये कितना एंगल हमारे पास बेंड किया है, ध्यान समझना। तो हमारे लिए n sin थीटा क्या बन जाएगा बेटा? इसके लिए mv²/r सेंट्रीपिटल का काम करेगा, और n cos थीटा आपके लिए क्या बैलेंस आउट कर लेगा? mg को। अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं, ठीक है, तो tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू v²/rg, ध्यान समझना। तो जो वेलोसिटी होगी दैट इज इक्वल टू rg tan थीटा। एक साइकिलिस्ट जब भी अपनी साइकिल को बेंड करके चलाने की कोशिश करता है, टर्न लेने की कोशिश करता है, ध्यान समझिए, थीटा क्या है? एंगल ऑफ बेंडिंग, एंगल ऑफ बेंडिंग, ठीक है। हमारे पास r इज द रेडियस ऑफ टर्न, रेडियस ऑफ टर्न, जो वो किस रेडियस पे घूमने की कोशिश कर रहा है। g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस प्रकार से। तो ये आया कितनी वेलोसिटी से ये हमारे पास टर्न ले सकता है, बस खत्म। देखो यार, मैं आपको बार बार दो चीजें बता रहा हूं। सबसे पहले देखो कि पार्टिकल सीधा चल रहा है या सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है। पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे अगर चल रहा है, आप अपने सारे फोर्सेस को अलोंग रेडियस और टेंजेंट के अलोंग रिजॉल्व करें। ध्यान समझना, ये सारे फोर्सेस रेडियस और टेंजेंट के अलोंग रिजॉल्व होने चाहिए। ये कौन सा टेंजेंट है भाई, एक बार ये भी समझना। अगर मान लीजिए ये सर्कुलर ट्रैक था, अगर सारे फोर्सेस इस डायरेक्शन में आते तो m80 टेंजेंशियल फोर्स बनाऊंगा, लेकिन फोर्सेस ऐसे आ रहे हैं, इसका वजन नीचे है और ये वाला फोर्स ऊपर है, तो ये ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा है, तो नेट फोर्स 0 करा, इन दोनों को बराबर कर दिया। ये वाला फोर्स इसके लिए सेंट्रीपिटल का काम कर रहा है, तो वही हम लोगों ने इक्वेशन करा। तो ये आपसे स्कूल में पूछा जाता है कि इसकी कितनी वेलोसिटी हो कि ये इतने एंगल पर टर्न कर जाए, तो v इक्वल टू rg tan थीटा, सीधी सी बात। सारे बच्चे, क्या आपको ये बात समझ आई? जरा मेरे को ये बताइए, सारे बच्चे, क्या आपको ये बात समझ आई? हाँ सर, साइकिलिस्ट वाले केस में फ्रिक्शन भी तो लेंगे, बिल्कुल। साइकिलिस्ट का अगर आप देखें तो फ्रिक्शन भी होना चाहिए, लेकिन हम लोगों की जो स्कूल में ये आपका केस है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, बैंकिंग ऑफ रोड अभी हम लोग बात करेंगे, तो बेंडिंग भी हो सकती है, फ्रिक्शन भी हो सकता है, अभी आ रहे हैं उस केस पे। आपके स्कूल में यहां पर नो फ्रिक्शन, आपके स्कूल में कोई भी फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं है। तो क्या बिना फ्रिक्शन के मैं साइकिल को टर्न कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यस, ज्यादा आप वेलोसिटी से टर्न नहीं कर पाएंगे। देखिए, कई बार आप सभी लोगों ने ना साइकिल चलाई है और आपने ना टर्न करने की कोशिश करी होगी, समझना ये चीज। कभी कभार आप बहुत तेजी से रेडियस साइकिल चला के आते हैं और टर्न करने की कोशिश करते हैं, आपको पता लग जाता है कि आप फिसल जाएंगे,
और जब आप फिसलने की कोशिश करते हो आप अचानक से, जैसे मान लो कि टर्न है तो आप यहां से टर्न कर रहे हैं, आपको पता है कि फिसल जाऊंगा, आप अपने आप रेडियस बड़ा कर लेते हैं, आप बाहर की साइड निकल जाते हैं, क्योंकि जितना बड़ा रेडियस उतनी ज्यादा वेलोसिटी। समझ रहे हो? तो हमारे पास रियल वर्ल्ड में तो फ्रिक्शन भी काम करता है, लेकिन अगर आप विदाउट फ्रिक्शन की भी बात करें तो थोड़ा बहुत नॉर्मल रिएक्शन भी आपको हेल्प कर सकता है टर्निंग लेने के लिए। अगर आपने ओलंपिक्स में साइकिल वाली जो रेसिंग होती है अगर आपने देखी हो तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है पूरा का पूरा बैंग्ड होता है, एंगल पर हमारे पास रहता है, जो वो साइकिल की रेस लगा रहे होते हैं, है ना? तो वहां पर नॉर्मल रिएक्शन भी और फ्रिक्शन दोनों काम आ रहे होते हैं, जिससे टर्निंग होती है। हम लोग लेवल रोड की बात करें तो सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन का ही हम लोग अभी केस ले रहे हैं। क्लियर? आगे चल के अभी फ्रिक्शन का भी केस आएगा। क्लियर? यस? हाँ। अब हमारे पास टर्निंग ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। अब जरा ध्यान समझना, अगर मेरे को, हमारे पास एक बार देख लेते हैं इसमें और क्या है। सर ओमेगा को 2π/t इक्वल क्यों किया? हमें टाइम पीरियड निकालना था, वो एक सवाल है बेटा, क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ कॉनिकल पेंडुलम। लिख लो भाई, ठीक है, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम। चलो, टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम करो भाई, ठीक है, हमें टाइम पीरियड निकालना था, ठीक है, इसलिए। सर डायग्राम कैसे बनाए सर? देखो डाउट कैसे आ रहे हैं ना। सर इस क्वेश्चन फॉर्मूला बेस ही आएंगे क्या? आपको डिराइव भी करना पड़ सकता है, आपको डेरिवेशन पर भी ध्यान रखना है और क्वेश्चन पर भी ध्यान, वो फॉर्मूले पर भी ध्यान रखना है, ठीक है। सर हाउ पावर इक्वल टू, ठीक है, देखो अब पता है ये बैकलॉग है आप लोगों के, पूरा कंस्ट्रेंट मोशन। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको फालतू में हाई लेवल पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को वही लेवल पढ़ाना चाहिए। चलो छोड़ो, मुझे रिग्रेट फील मत कराइएगा कि मैं आपका लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रहा था अब तक, क्योंकि अब कोई बोले कि सर पावर में एफ वी कॉस थीटा कहां से आया, तो यार मैं बेवकूफ था कि मैंने डेढ़ लेक्चर या 2 लेक्चर मैंने कंस्ट्रेंट रिलेशन पर लगाए। थोड़ा बहुत पढ़ा करके मैं भी निकल सकता हूं बेटा, तुम्हें भनक तक नहीं लगेगी मैं कहां पर क्या बता सकता था, ठीक है। अगर मेरे को इतना डिटेल में पढ़ाने के बाद आज फिर भाई लॉज ऑफ मोशन में मैंने अपना डिले क्यों करवाया, क्योंकि वो फंडामेंटल चैप्टर है, पूरी हर जगह यूज होगा। आज फ्री बॉडी डायग्राम में तुम मेरे को इरिटेट कर रहे हो, तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैं ही बेवकूफ था कि मैंने उसको 16-17 लेक्चर में कराया। दूसरा टीचर कोई देखेगा कहेगा भाई देखो जरा ये तो स्पून फीडिंग कर रहे हैं, 16-16 लेक्चर में लॉज ऑफ मोशन करा रहे हैं। अब इसमें तो गाली मैं खाऊंगा, यहां पर नहीं होना चाहिए वो 16 लेक्चर्स में खत्म, वो 12 में खत्म होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे में इतना पेशेंस ही नहीं है कि तुम उसको 12 में खत्म कर पाओ। और एट दी एंड कराने के बाद अगर आज मेरे को फिर से फ्री बॉडी डायग्राम में तुम्हें यह बताना पड़ रहा है किधर कॉस थीटा है किधर साइन थीटा है, किसको रिजॉल्व करूं मैं बार बार, अगर मेरे को ये बताना पड़ रहा है, तो व्हाट वाज द बेनिफिट ऑफ टेकिंग 16 लेक्चर्स इन लॉज ऑफ मोशन यार। सर्कुलर को अलग करके पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे में पेशेंस नहीं था। क्या कर रहे हो यार? अब इनको ये बताओ कि पावर का फॉर्मूले में एफ वी कॉस थीटा कहां से आया। चलो बेटा, इतना जब आप डाउट पूछ रहे हो तो कम से कम एक बार अपने अंदर भी तो झांको ना कि यार सर अगर इतनी कॉन्फिडेंटली बता रहे हैं कि यार यहां पर हम लोगों ने एफ वी कॉस थीटा लगाना है, तो सर ने कहीं ना कहीं तो पढ़ाया होगा ना, तभी तो ऐसे अचानक से फॉर्मूला आ रहा है। अपने पे डाउट नहीं करना, सीधे लिख देना कि सर पावर ये एफ वी कॉस थीटा कहां से आता है। अबे तू भी तो ढूंढना यार, तेरा ढूंढने का भी काम मैं कराऊं, क्वेश्चन कराने का भी काम मैं कराऊं, तेरे को सोल्यूशन भी सारी चीजें मैं दूं, समझाऊं भी मैं, तो तू क्या कर रहा है अपनी तैयारी में? छोड़िए, मेरा आज गला खराब है, मैं वैसी तबीयत ठीक नहीं है, और लेकिन मेरे को बहुत इरिटेटिंग लग रहा है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, ध्यान से सुनिए, और फिर तुम कहते हो डाउट वाला खोलो। टर्निंग ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। अब ये सर हमें डेरिवेशन है, ये हमारे लिए सवाल है, ये क्या है? अब देख भाई, स्कूल में जाएगा, हो सकता है डेरिवेशन कर ले, बोल दे भाई कितनी वेलोसिटी चाहिए कि एक कार आराम से टर्न कर जाए लेवल रोड पर, ऐसे हो सकता है। और हो सकता है सवाल आ जाए, जो फॉर्मूला भी तू डिराइव कर रहा है उसमें कुछ वैल्यूज दे दी जाए और कुछ वैल्यू पूछ ली जाए, हो भी सकता है। अब कोई फिक्स तरीका तो है नहीं ना, तू खुद ही देख रहा है, एक स्टेटमेंट को जेई अगर पूछना चाहता है मल्टीपल तरीके से पूछ सकता है, तो किसी भी तरीके से सवाल बना सकता है। अब ध्यान समझना कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक कार है, ठीक है, हमारे पास एक कार है
और इस कार को हमारे पास क्या है, एक टर्न करना है लेवल रोड पर। ध्यान से सुनना, ठीक है। ये कार हमारे पास एक लेवल रोड पे, लेवल रोड मतलब समझ आ रहा है, रोड हमारे पास एंगल पर नहीं है। सर रोड कब से एंगल पर आती हैं बेटा, हाईवेज होते हैं ऐसे। ध्यान से देख, रोड्स भी हमारे पास एंगल पे बनाई जाती हैं। इन एंगल पे बनाई हुई रोड्स को हम लोग कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। रोड को किसी एंगल पर हम लोगों ने बेंड कर रखा है। तुमने स्पोर्ट्स कार की इवेंट्स में देखे होंगे या कार्टून्स में देखा होगा कि ये रोड को भी हम लोग एंगल पर कहीं ना कहीं इस प्रकार से बेंड कर देते हैं, देखना, ठीक है। हमारे पास जब गाड़ी जा रही होती है, ये देखो, ये लेवल रोड पर हमारे पास टर्न हो रहा है, तो इसका सेंटर यहां है बेटा। ये इस रेडियस पर हमारे पास गाड़ी बेंड कर रही है। अब क्या होता है कि रोड को हम लोग एक साइड से एंगल, देखो फ्रिक्शन यहां पर मदद कर रहा है। नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास ऐसे है, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन, वजन नीचे, गाड़ी का फ्रिक्शन अंदर की साइड है क्योंकि सेंटर यहां था, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही इसको मदद करेगा घूमने के लिए। अब ये लेवल रोड की बात है। अब जरा यहां पर बैंकिंग ऑफ रोड्स भी आएगा, देखना, ठीक है। ये देखो, जब गाड़ी बहुत तेज से जाती है तो रोड को ऐसे बैंक कर दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। जरूरी नहीं है रोड जमीन पर लेवल में हो, हमारे पास एंगल पर भी होता है। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक है। अब इस गाड़ी का नॉर्मल रिएक्शन आप देख रहे हो कैसे है, हमारे पास वजन नीचे की डायरेक्शन में आएगा। और नॉर्मल रिएक्शन को ही क्यों तोड़ रहे हैं, इसका रीजन समझना। नॉर्मल रिएक्शन को इसलिए तोड़ा क्योंकि इसका सेंटर ये इस आर्क पर हमारे पास घूम रही है, तो सेंटर यहां है और सेंटर यहां है, तो सारे फोर्सेस हमें कैसे रिजॉल्व करने हैं, अलोंग द रेडियस एंड टेंजेंट। तो जरा देखना, वजन को ये इन्होंने ब्रेक नहीं करा है, किसको ब्रेक करा है, नॉर्मल रिएक्शन को ब्रेक करा है, एन साइन थीटा एन कॉस थीटा। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर ध्यान से समझनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बात करता हूं, ठीक है। व्हेन कार टेक्स अ टर्न ऑन लेवल रोड, अगर एक लेवल रोड पर कार टर्न करने की कोशिश कर रही है तो बिना फ्रिक्शन के ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? अगर आप देखें कि मान लो कि ये कार हमारे पास आर रेडियस का टर्न ले रही है, ये इसका सेंटर है, तो इसका वजन कहां पर होगा बेटा, इसका वजन हमेशा नीचे की डायरेक्शन में होगा और इसका नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा, इधर होगा। अब ये साइकिलिस्ट के जैसे तो है नहीं कि साइकिलिस्ट के जैसे हो कि वो हल्का सा बेंड करे और टर्न ले ले। कार का टायर हमेशा फ्लैट होता है, ये कभी भी बेंड नहीं कर पाएगा। तो mg इक्वल टू एन हमारे पास, ध्यान सुनना, mg इक्वल टू एन हमेशा हमारे पास रहेगा। अब कार हमारे पास बेंड कैसे कर सकती है? अब आप नोटिस करना, जब भी आप कार में कभी बैठे हो, अगर आप कार को बेंड करते हैं तो आपके ऊपर एक टेंडेंसी होती है बाहर जाने की, है ना। आपको जैसी गाड़ी इस साइड बेंड करेंगे, आप सारे के सारे इस डायरेक्शन में हो जाओगे, क्योंकि आपका इनर्शिया क्या है, आपका इनर्शिया सीधे जाने का है। गाड़ी इधर बेंड कर दी, जैसे आपने स्टीयरिंग को इधर करा तो आप सारे के सारे बाहर जाने की ऊपर फोर्स फील करते हैं। अगर ये कार इधर टर्न कर रही है तो इसकी टेंडेंसी किधर है, टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग इधर है। ध्यान सुनना, टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग, आपकी गाड़ी कहां स्लिप कर सकती है, बाहर की डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन, टायर्स और जमीन के बीच में फ्रिक्शन होता है जो इसके लिए सेंट्रीपिटल का काम करता है। ध्यान सुनिए, मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, जब ये गाड़ी टर्न कर रही है, वजन नीचे है, नॉर्मल इधर है, इसके वजह से तो ये कभी हमारे पास टर्न पॉसिबल भी नहीं। अब ये गाड़ी टर्न कैसे कर पा रही है, इसको ध्यान से समझिए। इसका सेंटर यहां पर है, ये जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन ही इसको मदद कर रहा है। अगर आप जमीन पर से फ्रिक्शन हटा दें, स्मूथ कर दें, एफ की वैल्यू 0 हो जाएगी। एफ की वैल्यू 0 होगी, ये गाड़ी बिल्कुल टेंजेंशियली बाहर निकल जाएगी, कभी टर्न पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि हमारे लिए, ठीक है, फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स, फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड, ये कंबाइंड फ्रिक्शन, टोटल फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं, बिटवीन टायर्स एंड ग्राउंड, एक्ट टुवर्ड्स सेंटर एंड इज
ठीक है, एंड एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स, यही इसका सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, ध्यान सुनना, ठीक है, यही इसका सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। अब दूसरी बात, जो भी ये फ्रिक्शन यूज हो रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है या काइनेटिक फ्रिक्शन है, सोचिए आप। मैं कई बार बोल चुका हूं, बच्चों के दिमाग में आएगा काइनेटिक। बेटा जब मैं चल रहा हूं तो कौन सा फ्रिक्शन यूज कर रहा हूं? स्टैटिक फ्रिक्शन। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है कि मेरे चलने की वजह से, सर आप तो चल रहे हो, जब भी कोई बॉडी चल रही होती है तो वो तो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। अरे गधे, मैंने कितनी बार बोला, दो सरफेसेस को देखा कर भाई, दो सरफेसेस के बीच में अगर स्लिपिंग हो गई तो काइनेटिक फ्रिक्शन है, अगर नहीं हुई तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, सीधी सी बात। जब तेरी गाड़ी टर्न कर रही है तो क्या टायर यहां पे फिसल गया है? नहीं। तो सर चल तो रहा है ना, तो बेटा चलने, इसका मतलब ये नहीं होगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन है। दो सरफेस के बीच में मोशन को समझ, अगर जब गाड़ी पे टायर चल रही होती तो वो रोलिंग मोशन है हमारे पास, तो क्या वहां पर कोई टायर जमीन पर फिसला है? नहीं। तो जब तक स्लिपिंग नहीं हुई, रिलेटिव मोशन बिटवीन द सर्फेसेस नहीं हुए, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं है। यहां पर जो भी फ्रिक्शन है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन बेटा। अब स्टैटिक फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, हाँ या ना? ये तो मैक्सिमम वैल्यू से कुछ भी वैल्यू ले सकता है। तो मैंने यहां पे लिखा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वही इसके लिए क्या काम कर रहा है? mv²/r का हमारे पास काम कर रहा है। क्लियर? अब स्टैटिक फ्रिक्शन, ध्यान सुनना, दिस स्टैटिक फ्रिक्शन जो भी सेंट्रीपिटल का काम कर रहा है शुड बी लेस देन और इक्वल टू एफएस मैक्स। अगर जो भी हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन है वो अगर मैक्सिमम वैल्यू से कम है, देयर विल बी नो स्लिपिंग, देयर विल बी नो स्लिपिंग, ध्यान सुनना, देयर विल बी नो स्लिपिंग ऑफ कार एंड इट विल बी एबल टू कंप्लीट टर्न। वो अपना आराम से टर्न को कंप्लीट कर सकता है, कंप्लीट टर्न। जब भी गाड़ी हमारे पास टर्न होने की कोशिश करती है बेटा, तो टायर और जमीन के बीच में स्लिपिंग नहीं हुई। जब स्लिपिंग नहीं हुई तो कौन सा फ्रिक्शन आया? स्टैटिक फ्रिक्शन आया। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, ये एक रेंज ऑफ वैल्यूज में लगता है। तो मेरी अगर गाड़ी टर्न कर पा रही है तो यही स्टैटिक फ्रिक्शन mv² का काम कर रहा है, mv²/r, और यही वाली वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से कम होनी चाहिए, अदरवाइज गाड़ी स्लिप कर जाएगी। तो जरा ध्यान समझना, μs टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, तो mv²/r शुड बी लेस देन और इक्वल टू μs mg आपका होना चाहिए, m से m गया, v² शुड बी लेस देन और इक्वल टू μs rg। जरा ध्यान से समझना, v ये क्या बता रहा है बेटा? ये बता रहा है v की वैल्यू, ठीक है, अंडर रूट में μs rg के बराबर या कम होनी चाहिए, बराबर या उससे कम होनी चाहिए फॉर टर्न, फॉर सेफ टर्न। अगर आपकी स्पीड इस वैल्यू से ज्यादा हुई तो गाड़ी फिसल जाएगी बाहर की डायरेक्शन में। सारे बच्चे सबसे पहले इसको सोचिए, फिर मैं आपको फिर से वीडियो दिखाता हूं। ध्यान सुनना, किसी भी गाड़ी को टर्न लेने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए ही चाहिए, है ना? वजन और नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर है उस ट्रैक के, तो कभी भी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम नहीं कर पाएंगे। बिना फ्रिक्शन के कोई भी गाड़ी टर्न नहीं कर सकती ऑन लेवल रोड। बैंकिंग वाले पे कर जाएगी, लेवल रोड पर कभी नहीं कर पाएगी। तो फ्रिक्शन, गाड़ी की टेंडेंसी कहां है? बाहर जाने की। सर बाहर क्यों? क्योंकि इनर्शिया है बेटा। जब गाड़ी चल रही है तो हम सबका इनर्शिया किधर है? इधर जाने का। अब गाड़ी बेंड होगी, गाड़ी इधर चलेगी, तो मुझे तो बाहर की डायरेक्शन में ही जाना था, तो मुझे क्या फील होगा? बाहर का एक फोर्स फील होगा कि बाहर जाना चाहिए, ठीक है? तो गाड़ी जब भी टर्न करती है हम सबको कैसा फील होएगा? बाहर की डायरेक्शन में, गाड़ी को भी फील होगा। तो गाड़ी की टेंडेंसी किधर है? बाहर जाने की। तो दो सरफेसेस के बीच में जब भी टेंडेंसी ऑफ मोशन होएगा तो फ्रिक्शन उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? अंदर की डायरेक्शन में। अब यही फ्रिक्शन इसके लिए सेंट्रीपिटल का काम करेगा। तो फ्रिक्शन जो स्टैटिक का है वो mv²/r का काम करा। यस,
अब यही जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये मैक्सिमम वैल्यू से कम होना चाहिए, अदरवाइज देयर विल बी स्लिपिंग ऑफ द कार। ठीक है, देयर विल बी नो स्लिपिंग ऑफ द कार एंड इट विल बी एबल टू कंप्लीट। जो भी आपका फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग वैल्यू से कम हो, अदरवाइज काइनेटिक बन जाएगा फिर। तो ये हमने सॉल्व करा, तो v की वैल्यू आई अंडर रूट में म्यू आर जी से कम या बराबर। तो जब तक आपकी गाड़ी इस वैल्यू म्यू रेडियस ऑफ द टर्न और जी का जो ये वैल्यू आएगी, मान लो 100 किलोमीटर पर प्रति घंटा आई, अगर आप या तो 100 पर चला रहे हो या 100 से कम पर चला रहे हो तो आपकी गाड़ी कभी भी फिसलेगी नहीं, आसानी से आप टर्न लेके निकल जाओगे। आप 20 पर चलाओ तब भी टर्न हो जाएगा, 30 पर, 40 पर, 60 पर, 80 पर, 90 पर, 99 पर, 100 पर। अगर आपने गाड़ी की स्पीड 101 करी तो आपकी गाड़ी फिसल कर बाहर आ जाएगी। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? हां या ना? सारे बच्चे यस और नो, हाँ या ना? क्योंकि आप गाड़ी बहुत तेजी से चला रहे हैं, जैसे आप टर्न लेने की कोशिश करेंगे तो आपके अंदर बाहर जाने की टेंडेंसी ज्यादा है, फ्रिक्शन उतना फ्रिक्शन उतना फोर्स लगा के रोक नहीं सकता, गाड़ी बाहर फिसल जाएगी। यस और नो? बेटा ड्रिफ्ट आपके सिलेबस में नहीं है, जो पढ़ा रहा हूं पहले उसको ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, जरा यहां पर ध्यान से समझना। हमारे पास सबसे पहले प्लेन रोड के ऊपर हम लोग गाड़ी की बात कर रहे हैं। ठीक है, आराम से देख लीजिए भाई इसको। ठीक है, मैक्सिमम अलाउड स्पीड वाइल टेकिंग अ टर्न, हम लोग मैक्सिमम कितनी स्पीड ले सकते हैं गाड़ी का टर्न लेने पे। अब जरा देखो, गाड़ी कभी भी टर्न करती है तो सेंटर यहां है बेटा, गाड़ी का ये हमारे पर रेडियस है। अब जरा देखना, गाड़ी इस सेंटर के अबाउट ऐसे टर्न ले रही है। सारे बच्चे जरा यहां पर नोटिस करना, इस गाड़ी का वजन होगा नीचे, नॉर्मल है इधर, ये देख रहे हो सेंट्रीपिटल फोर्स एफसी क्यों दिखाया है? क्यों? क्योंकि कोई भी गाड़ी जब टर्न करेगी तो उसका सेंटर कहां है? यहां है ना, जमीन पर ही है, हॉरिजॉन्टल है तो सेंटर है उधर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की तो रिक्वायरमेंट होगी। यस, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इधर होना चाहिए। ठीक है, अब जरा यहां पर देखना, अब इसका ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये देख रहे हो, ये स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे पास इधर क्यों आ रहा है? क्योंकि जब भी गाड़ी टर्न करेगी तो इस गाड़ी में, जरा समझना, जब भी गाड़ी टर्न करेगी इन सारे व्यक्तियों को किधर फोर्स फील हो रहा होगा? ये इन सबका बाहर की डायरेक्शन में टेंडेंसी होगी जाने की, बाहर की डायरेक्शन में टेंडेंसी होगी, गाड़ी बाहर फिसल सकती है, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? अंदर की डायरेक्शन में। आप देखना सारे टायर्स पर ये कहां फ्रिक्शन दिखाएंगे। ठीक है, ये देखो फ्रिक्शन कहां पर आ रहा है, क्योंकि गाड़ी बाहर जाने की टेंडेंसी रखेगी, चारों टायर पर फ्रिक्शन अंदर की डायरेक्शन में। नॉर्मल रिएक्शन यहां है। ठीक है, तो नॉर्मल इधर हो गया, एमजी इधर हो गया, फ्रिक्शन हमारे पास इधर हो गया। यही फ्रिक्शन एक्चुअली में हमारे पास सेंट्रीपिटल का काम कर रहा है। जब इन्होंने यहां पर एफ एस मैक्स जो मैक्सिमम वैल्यू होते हैं म्यू एम जी, इसको रख के अपना सॉल्व करा तो एक वेलोसिटी आएगी हमारे पास अंडर रूट में म्यू आर जी। देखो ये वी स्पीड से चल रही है। अब ये वही अपनी इक्वेशन बनाएंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर, इन दोनों को इक्वेट करेंगे, एक मैक्सिमम वेलोसिटी हमारे पास आएगी। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स एफ एस मैक्स से हमारे पास कम होना चाहिए, अदरवाइज गाड़ी स्लिप कर जाएगी हमारे पास। फिर इसी को ये सॉल्व करके वही वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट में म्यू आर जी। ठीक है, अब जरा देखना, v की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट में आएगा, ये यहां पे अंडर रूट, हाँ अंडर रूट में आ गया म्यू आर जी। अब जरा यहां पर ध्यान सुनना, इसका मतलब क्या है कि एक सेफ टर्न करने के लिए, गाड़ी को सेफ टर्न करने के लिए वेलोसिटी इस वैल्यू से कम होनी चाहिए। यही तो आया ना, लेस देन और इक्वल टू। सर मान लो मैंने म्यू की वैल्यू डाली, आर की वैल्यू डाली, जी की वैल्यू डाली, सपोज गाड़ी की स्पीड, वो जो कैलकुलेटेड स्पीड आई 100 किलोमीटर प्रति घंटा आई, दैट मीन्स आपको गाड़ी की स्पीड 100 से नीचे रखनी चाहिए, तभी गाड़ी आप टर्न कर पाओगे, अदरवाइज गाड़ी फिसल जाएगी। अब शायद ये भी दिखाएंगे, देखो v स्पीड से जा रही है, अगर हमारे पास v की वैल्यू ग्रेटर हो गई, ध्यान सुनना, अगर आप नोटिस करें हमारे पास v की वैल्यू ग्रेटर हो गई उस वैल्यू से, तो एक गाड़ी बाहर की डायरेक्शन में फिसल जाएगी। देखो इन्होंने बारिश टाइप की क्यों दिखाई? क्योंकि बारिश में हमारे पास क्या होता है, जमीन स्मूथ हो जाती है, जमीन स्मूथ हुई तो म्यू की वैल्यू कम हुई, तो जो एक्चुअली में टर्न करने के लिए जो स्पीड चाहिए 100 की जगह हो सकता है 50 चाहिए हो। मेरे वर्ड को सुनना, मैंने अंडर रूट में म्यू आर जी निकाला नॉर्मल दिन में,
जहां पे बारिश वारिश नहीं हो रखी थी तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा आई। दैट मीन्स अगर मैं 100 से नीचे की स्पीड रखूंगा तो गाड़ी आराम से टर्न हो जाएगी। मान लो बारिश होनी स्टार्ट हुई, बारिश अगर होनी स्टार्ट होगी तो म्यू की वैल्यू कम हो जाएगी, तो मैक्सिमम स्पीड जो मेरे को रखनी चाहिए वो कम हो जाएगी। हो सकता है अब मेरे को 70 पर ही रखनी पड़े गाड़ी, तभी मैं टर्न कर पाऊंगा। तो अब ये शायद वैसे ही दिखाएंगे कि अब जरा देखना वेलोसिटी अंडर रूट म्यू से ज्यादा है तो गाड़ी बाहर की डायरेक्शन में आप फिसलते हुए देखते हैं कि हमारे पास गाड़ी बाहर की डायरेक्शन में फिसल गई है। देखना अगर म्यू की वैल्यू ज्यादा है तो ये गाड़ी इस रेडियस से बाहर की डायरेक्शन में जाएगी। क्यों? क्योंकि अब फ्रिक्शन इसको होल्ड करके नहीं रख पाएगा, अब काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास आएगा। क्लियर है क्या सारे बच्चे? यस और नो? सारे बच्चे यस और नो? क्लियर हुआ क्या? हाँ या ना? सारे बच्चे यस और नो? ठीक है। अब लास्ट है हमारे पास बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, अब समझना ऑन हाईवेज द स्पीड ऑफ द कार्स इज मोर, द स्पीड ऑफ कार इज मोर। जो हाईवेज होती है ना बेटा, वहां पर क्या है हमारे पास स्पीड ऑफ कार ज्यादा होती है। अब कई बच्चे शायद अगर ये ट्रेवल करे होंगे हाईवेज पर तो उन्होंने खुद से देखा होगा कि रोड कहीं ना कहीं थोड़े से एंगल पर होती है टर्न्स के टाइम पर। स्पीड ऑफ द कार इज मोर फॉर सेफ ड्राइविंग, फॉर सेफ ड्राइविंग अगर आप देखें, ठीक है, फॉर सेफ ड्राइविंग द रोड्स आर टिल्टेड, द रोड्स आर टिल्टेड, द रोड्स आर टिल्टेड to support easy turning of car, to support easy turning of cars। आप नॉर्मल अपने घरों के बीच में जो सड़कें हैं वहां पर ये चीज नहीं देखते कि भाई आप मार्केट में गए और आपने देखा रोड ऐसे एंगल पर बेंड है, नहीं, क्योंकि वहां पे स्पीड बहुत कम है, वहां पर कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास फ्रिक्शन से ही गाड़ी आसानी से मोड़ी जा सकती है। लेकिन जब आप हाईवेज की बात कर रहे हैं जहां पर 120, 130 या 140, 50, 60 किलोमीटर नॉर्मल लिखा होता है कि आप 120 पर चला सकते हैं, दैट मीन्स अगर कोई 120 की स्पीड पर गाड़ी को टर्न करेगा तो वहां पर कोई गाड़ी फिसल ना जाए, बारिश के समय में भी फिसल ना जाए, तो रोड्स को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं। रोड्स आर टिल्टेड to support the easy turning of car. This tilting of road is called banking of roads। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? बैंकिंग ऑफ रोड्स। कोई खतरनाक चीज नहीं है, सिंपल सी ही चीज है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड्स। ठीक है, अब हम लोग पहला केस क्या निकालने वाले हैं, ध्यान सुनना, केस 1। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड वी मैक्स ऑन बैंक्ड रोड। भाई देखो ऐसा नहीं है कि रोड को हल्का सा तुमने बैंक कर दिया, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, अब तुम चाहे कितनी भी स्पीड पर जाओगे आपकी गाड़ी फिसलेगी नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें भी एक लिमिट होती है। अब समझो कि हमारे पास एक रोड है हाईवे पर, उन्होंने क्या करा, एक रोड को ऐसे बेंड कर दिया है। अगर तुम बहुत तेजी से टर्न लेने की कोशिश करोगे अभी भी आपकी गाड़ी बाहर भाग जाएगी, हां या ना? सारे बच्चे मेरे को बताइए, यस और नो? बेटा मौत का कुआं इज टोटली डिफरेंट थिंग। ठीक है, वो वर्टिकल में भी होता है, हॉरिजॉन्टल में भी होता है, मेरे को नहीं पता आप कौन से वाले की बात कर रहे हैं। कोई वर्टिकल चेन में भी मतलब जाली सा होता है, वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी होता है। अब कईयों ने शायद हॉरिजॉन्टल वाला देखा हो, यस, वो आप बैंक्ड रोड से आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, यस, क्लियर? ऑब्वियस सी बात है, ऐसा नहीं है बेटा। आपने जिन बच्चों ने मौत का कुआं देखा है वो स्पीड बढ़ाते जाते हैं तो उनका रेडियस बढ़ता रहता है, वो और ऊपर चले जाते हैं, है ना? वैसे आप चीज समझना, मैं मैक्सिमम रोड पे मतलब बैंकिंग रोड पर हम लोग मैक्सिमम स्पीड कितनी रखें कि गाड़ी स्लिप ना करे और ये टर्न कर जाए, समझना। पहले मैं आपको सिमुलेशन दिखाता हूं, ठीक है, मतलब पहले हम लोग अपना फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। मैं वी मैक्स की बात कर रहा हूं, वी मैक्स जब मैं बात कर रहा हूं दैट मीन्स कार हैज टेंडेंसी, इसका मतलब अपने आप समझ जाना, कार हैज टेंडेंसी टू स्लिप आउटवर्ड्स, ये बाहर की डायरेक्शन में स्लिप होने की टेंडेंसी रखेगा। और फ्रिक्शन हमारे पास क्या करेगा, फ्रिक्शन विल एक्ट, ठीक है, विल एक्ट
इन इनवर्ड डायरेक्शन, वो अंदर की डायरेक्शन में उसको रोकने की कोशिश करेगा। सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान समझना, फ्रिक्शन क्या करेगा, अंदर की डायरेक्शन में उसको रोकने की यहां पर कोशिश करेगा। ठीक है, एफएस मैक्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन यहां पर लग रहा है उसको रोकने की। इसका नॉर्मल रिएक्शन कैसे होगा, ये होगा। ठीक है, इसका वजन कैसे होगा, ये होगा। अब सारे बच्चे जरा मेरे को बताना, जब ये बैंक्ड रोड पर घूमेगा तो इसका सेंटर कहां है। कई बच्चे कहते हैं सेंटर ये रहा, अरे पागल है क्या, यहां पर हमारे पास जब ये गाड़ी घूम रही होती है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमारे पास घूम रही होती है, सेंटर इसका ये इसका रेडियस है। ध्यान सुनना, अब मैं आपको पहले इसका वीडियो दिखा देता हूं। सबसे पहले तो आपको यहीं से ही चीजें समझ आ जाएंगी। जरा ये देख लेना, जब ये गाड़ी हमारे पास बेंड कर रही है तो वजन नीचे है, वजन हमारे पास यहां पर है, यस, नॉर्मल रिएक्शन यहां पर है। एफ नेट इधर क्यों दिया है, क्योंकि इसका सेंटर यहां पर है बेटा, ये नीचे नहीं है सेंटर, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही हमारे पास घूम रहा है, सेंटर आपका यहां पर आएगा। तो सारे बच्चे जरा देखना, सर इसमें फ्रिक्शन तो बनाया नहीं, अभी आ रहे, अगर मैं गाड़ी की स्पीड बढ़ाता जाऊंगा तो गाड़ी बाहर की साइड निकल जाएगी बेटा। तो फ्रिक्शन अंदर की डायरेक्शन में मदद करेगा, नॉर्मल रिएक्शन इधर है, वजन इधर है। मुझे किसको रिजॉल्व करना है, ध्यान से समझना, सेंटर हमारा यहां पर है, राइट। जरा इस केस में आप आसानी से देख पाएंगे। सारे बच्चे जरा ये चीज देखिए, ठीक है, ये वाला हम लोगों ने यहां तक तो देख ही लिया था कि अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो गाड़ी, जब ज्यादा वेलोसिटी से चलाओगे तो गाड़ी हमारे पास बाहर की डायरेक्शन में स्लिप कर जाती है, हमेशा बैंक्ड रोड हो या ना हो। अब जरा सारे बच्चे इस चीज को देखिए, ठीक है, सारे बच्चे जरा यहां पर इस चीज को देखिए। अब रोड हमारे पास ज्यादा स्पीड से अगर आपको टर्न लेना है तो रोड को हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा सा एंगल पर बेंड कर देते हैं। सारे बच्चे जरा एक बार देखना, ठीक है, हाँ, अब जरा सारे बच्चे यहां पे देखना, अगर आपने नोटिस किया हो ये बंदा अपनी स्पीड बढ़ाए जा रहा है, ठीक है, तो ये सेंट्रल लाइन से दूर हो जा रहा है, देख रहे हो, ये सेंट्रल लाइन से इधर आ जा रहा है। जैसे ही आप ज्यादा स्पीड से चलाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आजा भाई, हाँ, जैसे ही आप ज्यादा स्पीड लेंगे तो गाड़ी किधर भागना स्टार्ट करेगी, बाहर की डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन हमारे पास किधर आएगा, इधर की डायरेक्शन में। अगर आप ऐसे में धीरे धीरे गाड़ी चलाएंगे तो आपकी गाड़ी कहां गिर जाएगी, नीचे गिरने की कोशिश करेगी, तब फ्रिक्शन आएगा ऊपर। मेरे वर्ड को दोबारा सुनिए, ठीक है, ये व्यक्ति अभी क्या करेगा, गाड़ी को देख रहे हो तेज भगा रहा है, तो ये सेंट्रल लाइन से इधर जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब ये बहुत तेजी से हमारे पास गाड़ी चलाएगा तो बाहर की डायरेक्शन में होगा। अब इसके फ्री बॉडी डायग्राम को देखना, नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन को ही ब्रेक करेगा, वजन को नहीं ब्रेक करेगा, क्योंकि वजन इधर है, उसका कोई भी कंपोनेंट इधर नहीं आएगा। mg cos 90 0 इधर क्यों करा, क्योंकि इसका सेंटर जरा देखो यहां है, जमीन से ऊपर है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए। तो नॉर्मल रिएक्शन को इन्होंने तोड़ा है, देखो n cos थीटा n sin थीटा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो था इसका एक कंपोनेंट यहां है n cos थीटा, एक कंपोनेंट यहां है n sin थीटा, mg हमारे पास यहां पर है। तो n cos थीटा किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा, ये आ गया, और n sin थीटा हमारे पास mv स्क्वायर बाय आर। अभी इन्होंने फ्रिक्शन नहीं लिया है, मैं फ्रिक्शन के साथ यहां पर कर रहा हूं, मैं मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करूंगा, तो यहां पर हम लोग अपनी बात करेंगे। आई थिंक इन्होंने अगले में फ्रिक्शन भी लिया है क्या, इन्होंने फ्रिक्शन नहीं लिया, हम लोग फ्रिक्शन के साथ ही कर लेते हैं, ठीक है। अब जरा यहां पर ध्यान से समझना, हमारे लिए मैं मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो कार की टेंडेंसी किधर होगी, बाहर, फ्रिक्शन आएगा इधर। अब हमें किस किस को रिजॉल्व करना है, सारे बच्चे मेरे को बताना, अगर ये सर्कुलर ट्रैक है हमारे पास, उन्होंने तो नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व किया, क्यों, क्योंकि सेंटर हमारा यहां था, आर रेडियस का ये टर्न चल रहा है, नॉर्मल रिएक्शन तो हमें रिजॉल्व करना ही है। ध्यान समझना, ये आपका एंगल ऑफ बैंकिंग है, तो हमारे लिए यही वाला एंगल थीटा होता था, यही वाला एंगल आपका थीटा है। तो नॉर्मल रिएक्शन को अगर आप एंगल को रिजॉल्व करेंगे तो n sin थीटा आपको यहां मिलेगा बेटा,
और n cos थीटा आपको यहां मिलेगा। ठीक है, आप वजन की बात करें बेटा, mg आपका यहां पर है, आपको फ्रिक्शन को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। वेरी गुड, अगर आप देखें तो आपका फ्रिक्शन यहां पर था, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, है ना। हॉरिजॉन्टल से अगर ये वाला एंगल आपका यहां पर थीटा दे रखा है तो ये वाला यहां पर ऐसे बना लीजिए तो ये भी हमारे पास एंगल थीटा ही होगा, ऑल्टरनेट अपोजिट, है ना। तो अगर आप रिजॉल्व करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा एफ कॉस थीटा, एफ एस मैक्स कॉस थीटा आपको यहां मिलेगा बेटा, और एफ एस मैक्स का साइन थीटा हमें यहां पर मिलेगा। बस हो तो गया। अब स्कूल में, अभी रुक जाओ, स्कूल में हमारे पास ये डेरिवेशन आपसे पूछी जाती है, ठीक है। अब बच्चे यहां पर घबराते हैं, भाई देखो ये वाले और ये वाले तो बराबर होने चाहिए, यस, तो ये कितना आएगा बेटा, एन कॉस थीटा किसके बराबर होना चाहिए, एम जी प्लस एफ एस मैक्स का कॉस थीटा, वो साइन थीटा। एक इक्वेशन ये आई, और एन साइन थीटा, मेरे वर्ड को ध्यान सुनना, एन साइन थीटा प्लस एफ एस मैक्स इंटू कॉस थीटा, यही आपके लिए एम वी स्क्वायर बाय आर होना चाहिए। खत्म। अगर आपने ये चीज समझ ली ना बेटा, किसको रिजॉल्व करना है, आपको डेरिवेशन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेंटर ये है, सारे सर्कुलर मोशन में सारे फोर्सेस को अलोंग रेडियस और अलोंग टेंजेंट रिजॉल्व करना है। तो नॉर्मल नहीं था तो एन कॉस थीटा एन साइन थीटा, फ्रिक्शन एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, बस हो गया सवाल बेटा। अब यही डेरिवेशन आपके स्कूल में 5 मार्क में आ जाती है। एन कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास एम जी प्लस म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन साइन थीटा है। हाँ सर, तो यहां से एन को अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये क्या आएगा बेटा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू एम जी आएगा। एक तो ये आ गया। जरा दूसरी इक्वेशन थी ये, इसमें से अगर आप n निकाल लेंगे तो हमारे पास एक और आएगा बेटा, n इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। आपका इक्वेशन सेकंड ये बन जाएगा। यहां से भी मैं म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन डाला और एम वी स्क्वायर बाय आर, दोनों का रेशियो ले लो, ये 1 है और इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो नॉर्मल हट जाएगा बेटा, कॉस थीटा, या 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दो, उससे डायरेक्टली आएगा। तो एम वी स्क्वायर बाय आर इधर है, डिवाइडेड बाय एम जी इधर है, तो यह आएगा बेटा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान से समझना, एम से एम चला जाएगा और यही आपके उसमें भी आ रहा था, एम से एम चला गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, इसको इधर ले जाओ, और अगर आप देखें तो साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। सारे बच्चे जरा देखना, मैक्सिमम स्पीड फॉर टर्न, वी मैक्स फॉर टर्न ऑन बैंक्ड रोड, अगर आपकी रोड बैंक्ड है तो ये कितना होता है। सर ये तो बड़ा गंदा सा फॉर्मूला है, याद करना पड़ेगा, अंडर रूट में आरजी, ठीक है। वी मैक्स एक टर्न क्या हो सकता है, अंडर रूट में आरजी। अगर आप साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ले लें तो ये बनेगा बेटा टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय, यहां से भी कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस म्यू टेन थीटा। सारे बच्चे ये आपकी मैक्सिमम स्पीड आती है। सारे बच्चे यस और नो, हाँ या ना, यस। अब यहीं पर मैं इसको रोक रहा हूं, आप सभी लोग क्या करेंगे, अगली क्लास के लिए प्रिपेयर होकर आएंगे, कल की क्लास के लिए पीछे की सारी चीजें रिवाइज करनी है। अब ये बाउल प्रॉब्लम्स हमारे पास सीधे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैं जरा आपके लिए ना कुछ क्वेश्चंस छोड़ के जाता हूं, जरा देखते हैं कौन कौन बच्चे इसको कर पाते हैं। क्लियर?
यस, मैं इस फॉर्मूले को अभी और यूज करके आपको दिखाऊंगा। मैंने वीडियो से आराम आराम से पढ़ाया है। मैं देखो भाग दौड़ नहीं करना चाहता हूं। 15 या 16 जनवरी हमें लास्ट डेट दे रखी है 11वीं खत्म करने के लिए। मैं अगर 30 जनवरी को 15 दिन और एक्स्ट्रा पढ़ाने के बाद भी खत्म करूं तो कोई लॉस नहीं है, क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिटिव को भी अच्छे से लेके चलेंगे। बट इसमें बेटा आप सभी लोगों को यह करना है कि आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करके आना है, ठीक है। गेट वेल सून बेटा, वो तो जब ब्रेक मिलेगा तभी हो पाएगा, और ब्रेक अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जब जो चीज हमारे लिए पॉसिबल नहीं है तो उसके बारे में मैं भी नहीं सोचूंगा, आप भी मत सोचिए, ठीक है। जितना होगा होगा, देखा जाएगा, जब तक कर सकते करते हैं, ठीक है। विदाउट एनी ब्रेक हम लोग पढ़ेंगे, अभी आपको इसका लोड नहीं लेना है, ठीक है। हाँ, गला थोड़ा सा खराब है कॉन्टिन्यूसली बोलने के बाद, अब खास रहे तो दर्द कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका लोड मत लीजिए। आपको यह देखना है कि जो चीज क्लास में मैंने पढ़ाई है वो आप अच्छे से उसको समझिए। मैं अभी बता रहा हूं, पूरा खेल सर्कुलर मोशन के एडवांस तक के सवालों में सिर्फ यह है कि क्या बच्चे को यह बात पता है कि रेजोल्यूशन कैसे करना है। अगर आप रेजोल्यूशन को समझ गए कि भाई सर्कुलर मोशन हो रहा है, रेडियस और टेंजेंट के लॉन्ग रिजॉल्व करो, रेडियस के लॉन्ग नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर mv²/r कर दो या mr ओमेगा² कर दो, और टेंजेंशियली अगर आप देखें ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा, नेट फोर्स 0 है तो नेट फोर्स 0 कर दो, अगर है स्पीड अप बढ़ रहा है तो m80 कर दो। बस इतनी सी बात अगर आपको समझ आ रही है तो डेफिनेटली आपके सर्कुलर के भी सवाल होने स्टार्ट होंगे, ठीक है। ओके बेटा, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच बेटा। प्लीज आप सभी लोग, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस छोड़ रहा हूं, एक बार ट्राई करके आएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल लॉज ऑफ मोशन के जैसे सवाल चलेंगे, बट इक्वेशंस बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। आप प्लीज एक बार ट्राई करके आइएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में, और यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्लियर बेटा? हाँ, ओके, चलिए, तो फिर अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।